Hello students, today we are going to study about another topic of genetics, that is linkage and crossing over. Hello students, today we are going to study another topic of genetics, that is linkage and crossing over, and we will do some experiments and some numericals related to gene mapping method. हम linkage के basis पे कैसे हम gene mapping कह सकते हैं. इससे पहले जो हमने टॉपिक किया था उसमें हमने फिजिकल मैपिंग ऑफ जीन स्टडी किया कि हम फिजिकली जीन्स की मैपिंग कैसे कर सकते हैं, कौन सा जीन कितना डिस्टेंस पे दूसरे से प्रेजेंट है. सेकेंड मेथड जो हम ले रहे हैं जीन मैपिंग के लिए वो हम ले रहे हैं बेस्ड ऑन लिंकेज. सो फर्स्ट हमें लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. क्रॉसिंग ओवर वी ऑल नो, जिसमें क्रोमोसोम्स का एक्सचेंज होता है, क्रोमोसोमल सेगमेंट्स का. तो अगर कोई जीन्स क्रोमोसोम में बहुत ही डिस्टेंस पे प्रेजेंट हैं तो हम कह सकते हैं क्रोमोसोमल सेगमेंट जो होते हैं वो क्रॉसिंग ओवर में जा सकते हैं. सपोज ये दो जीन्स हैं, इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ क्रॉसिंग ओवर हो सकता है दूसरे क्रोमोसोम्स के साथ, और ये वाला जीन जो है वो क्रॉसिंग ओवर में मूव कर सकता है दूसरी जगह पे. जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे, और जितना कम डिस्टेंस होगा जीन्स के बीच में, सपोज यहाँ और यहाँ प्रेजेंट है, तो उतना ही क्रॉसिंग ओवर कम होने के चांसेस है. हम कहेंगे ये वाली जो जीन्स हैं दे विल शो लिंकेज. लिंकेज का मतलब सिंपल इतना है कि जो जीन्स है वो वन जनरेशन टू नेक्स्ट एक साथ पास ऑन होती जाती है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन, उनको हम कहते हैं लिंक्ड जीन्स. अब यूजुअली सपोज हमारे पास एक इंडिविजुअल है, हम क्रॉसिंग उसकी कर रहे हैं एक होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, होमोजाइगस डोमिनेंट हम शो कर रहे हैं. सपोज हमने 2 जीन्स कंसीडर कर लिए, यहाँ हम होमोजाइगस डोमिनेंट ले रहे हैं, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हम शो कर रहे हैं, और यहाँ हम होमोजाइगस रिसेसिव शो कर रहे हैं. सो अगर हम इन 2 इंडिविजुअल्स की क्रॉसिंग करते हैं तो आपके पास जो F1 जनरेशन आएगा उसमें आपके पास ये जीनोटाइप अब प्रेजेंट होगा. मीन्स एक क्रोमोसोम पे आपको A एंड B कैपिटल मिलेंगे और एक पे आपको स्मॉल a एंड b मिलेंगे. तो ये हमारे पास F1 प्रोजेनी का जीनोटाइप है. हम नोटिफिकेशन हमेशा ऐसे शो करेंगे, मतलब आप इसको कभी भी इस तरह से शो नहीं करोगे कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनमें कभी हम इस तरह से नहीं शो कर सकते कि एक क्रोमोसोम और उसके पहले दूसरे क्रोमोसोम पे सेम लोकस पे आप 2 डिफरेंट एलील्स को शो नहीं कर सकते हो. हमेशा आपका जो जीन है वो तो सेम ही रहेगा, दोनों लोसाई पे आप 2 डिफरेंट एलील्स शो कर सकते हो. तो अगर जीन ए है हमारे पास तो एक हम ए फॉर्म में डोमिनेंट शो कर रहे हैं, स्मॉल ए रिसेसिव, तो एक ही जीन के 2 एलील्स हैं. तो आप इसको 2 डिफरेंट जीन के एलील्स इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ना ही हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मीन्स इस तरह से या इस तरह से अगर आप शो कर रहे हो तो हम ऐसे भी शो नहीं कर सकते. These 2 नोटेशंस आर रॉन्ग. करेक्ट नोटेशन जो है हमेशा वो ये रहेगा, एक लोकस पे होमोलोगस पेयर में हमेशा एक ही जीन के 2 एलील्स हम शो करते हैं. सो ये डिफरेंट हम यूज करते हैं नोटेशन कि हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. आप 2 होमोलोगस क्रोमोसोम की जगह इसको सिंपल ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, हम जिसमें इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मीन्स अब आप एक ही क्रोमोसोम शो कर रहे हो और उसके 2 डिफरेंट एलील्स शो कर रहे हो, तो हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट नोटेशन कभी भी इस तरह से नहीं होगा. तो लिंकेज कब है? जब हम कह रहे हैं कि 2 जीन्स जो हैं वो बहुत ही क्लोजली प्रेजेंट हैं और वन जनरेशन टू नेक्स्ट वो पेरेंट्स में एक साथ ट्रांसफर होते हैं. एक साथ ट्रांसफर होते हैं तो हम कहेंगे द जीन्स आर लिंक्ड. नेक्स्ट अब लिंकेज है, कंप्लीट लिंकेज आपको मिल रहा है किसी केस में, या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मिल रहा है. अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि उसमें लिंकेज नहीं है. बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है. और अगर कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है और जीन्स भी कंसीडर कि वो लिंक्ड जीन्स हैं तो आपको क्या रिजल्ट्स मिलेंगे. अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है तो क्या रिजल्ट्स मिलेंगे. सपोज हमने टोमेटो प्लांट में 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स कंसिडर किए, जो कैपिटल M है और कैपिटल D, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाइल्ड टाइप. स्मॉल m स्मॉल d, M का मतलब है मॉटल्ड लीव्स, D का मतलब है ड्वार्फ प्लांट. सो ये म्यूटेटेड है. कैपिटल D होगा, स्मॉल d होगा तो ड्वार्फ, कैपिटल D है तो इसका मतलब वो टॉल है, और सिमिलरली कैपिटल M है तो इसका मतलब लीव्स कैसे हैं, नॉर्मल हैं. बट अगर स्मॉल m है तो कैसे हैं, मॉटल्ड. तो अब हमने क्या किया, हम टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं. टेस्ट क्रॉस में आपको पता है एक जो पेरेंट होता है वो तो हम हमेशा रिसेसिव लेते हैं, तो हमने दोनों केसेस में एक पेरेंट रिसेसिव लिया और एक हमने लिया हेट्रोजाइगस. सो इस केस में
गेमीट्स क्या बनेंगे और इस केस में गेमीट्स क्या बनेंगे। अगर वो होमोजाइगस रिसेसिव है तो आपके पास यही एक कॉम्बिनेशन है गेमीट का, एमडी। और अगर हम इसकी बात करें तो अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा और कंप्लीट लिंकेज है, इसका मतलब एम जो है वो लिंक्ड है डी के साथ, तो आपके पास दो ही टाइप के गेमीट्स बनेंगे, एमडी एंड स्मॉल एमडी, क्योंकि ये आपस में लिंक्ड है। ये दो गेमीट्स इसके साथ फ्यूज करेंगे तो आपके पास जो नेक्स्ट प्रोजेनी आएगा वो क्या क्या आएगा हमारे पास, कैपिटल एम स्मॉल एम कैपिटल डी स्मॉल डी। एंड ये अगर इसके साथ क्रॉस करता है और अगर ये इसके साथ क्रॉस करता है तो आपके पास ये आएगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये जीनोटाइप इस पेरेंट का है और ये जीनोटाइप इस पेरेंट का है, तो एक तरह से जो आपके पास प्रोजेनी आई वो आपके पास नॉन रिकॉम्बिनेंट है, मतलब आप कह सकते हो पेरेंटल है। सो इसको हम नॉन रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी कहेंगे। इसमें कोई भी रिकॉम्बिनेंट नहीं बना, आप कहोगे जो टोटल प्रोजेनी है वो पेरेंटल टाइप है और हाँ 50% आपको ये मिलता है, 50% आपको ये मिलता है, ठीक है। तो 1:1 के रेशियो मिली, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इसमें पेरेंटल टाइप ही है, कोई भी रिकॉम्बिनेंट नहीं है। अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है उसमें तो आपके पास हम कंसिडर कर रहे हैं कोई लिंकेज नहीं है और वी कैन से यहाँ क्रॉसिंग ओवर होगा, तो आपके पास जो रिसेसिव पेरेंट था उसमें तो एक ही कॉम्बिनेशन हो सकता है टेस्ट क्रॉस के लिए, और जो ये पेरेंट है हेट्रोजाइगस, अब इसमें 4 कॉम्बिनेशन, क्योंकि एम डी के साथ भी कर सकते हैं लेकिन ये एम स्मॉल डी के साथ भी क्रॉसिंग ओवर की वजह से, तो आपके पास 4 टाइप ऑफ गेमीट्स बनेंगे, दिस कैपिटल एम स्मॉल एम कैपिटल डी एंड स्मॉल एम स्मॉल डी, 4 टाइप ऑफ गेमीट्स। अब इनके साथ फ्यूज करेंगे तो आपके पास प्रोजेनी क्या आ जाएगा, फर्स्ट इज कैपिटल एम कैपिटल डी स्मॉल डी, then capital M small d small d, small m capital D small d and small m small d small d। अब इसमें से अगर हम चेक करें तो बेसिकली आपके पास जो ये वाला प्रोजेनी है और ये दोनों पेरेंटल हैं और यू कैन से दे आर नॉन रिकॉम्बिनेंट, हम इन्हें पेरेंटल या नॉन रिकॉम्बिनेंट कह सकते हैं, बट ये जो हमें दो मिले हैं दे आर रिकॉम्बिनेंट। रेशियो आपको 1:1:1:1 मिलेगा। सो हम ये कह सकते हैं कि अगर वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करते हैं तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में आपके पास 4 टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो आपके पास जो प्रोजेनी आएगी उसमें भी 4 टाइप्स होंगे, जिसमें 50% पेरेंटल होगा, 50% रिकॉम्बिनेंट होगा। लेकिन अगर वो कंप्लीट लिंकेज शो करता है तो आपके पास 100% पेरेंटल, इसमें कोई भी रिकॉम्बिनेंट जीनोटाइप आपको नहीं मिलेगा या फिनोटाइप आपको नहीं मिलेगा। सो ये डिफरेंस है, सेम करेक्टर सेम टेस्ट क्रॉस सेम पेरेंट्स के साथ हमने शो किया, अगर लिंकेज शो करते हैं तो रिजल्ट ये हैं, अगर वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करता है तो रिजल्ट ये है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में टेस्ट क्रॉस जब भी हम करते हैं तो हमेशा याद रखना डाई हाइब्रिड ये क्रॉस है, क्योंकि 2 पेयर ऑफ एलील्स हमने लिया है, तो यहाँ पे हमेशा आपके पास 1:1:1 की रेशियो आती है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उस जो 2 एलील्स हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर रहे हैं, लेकिन अगर वो सारे पेरेंटल शो कर रहे हैं तो हमें जो मिलेगा उसको हम कहेंगे कंप्लीट लिंकेज है। यूजुअली लिंकेज जो होती है वो हमेशा कंप्लीट नहीं होता, बहुत रेयर होता है कि हमेशा हमें कंप्लीट लिंकेज मिले, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम टर्म यूज़ करते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज, या हम कहेंगे लिंक्ड जीन्स तो हैं लेकिन उसमें कुछ क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। सो सपोज हमारे पास वही करेक्टर्स हैं और हमारे पास ये प्रोजेनी आता है, तो हमने ये पहले कहा अगर हमारे पास 50% पेरेंटल है और 50% रिकॉम्बिनेंट है तो जनरली हम मानते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, बट आपको सिमिलर 4 टाइप ऑफ फिनोटाइप तब भी मिल सकते हैं अगर लिंकेज है और कुछ क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। सो इस केस में लेकिन आप ये समझ सकते हो कि जो ये पेरेंटल टाइप होगा या जिसे हम कहते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट होता है, मोस्टली ये ग्रेटर देन 50% मिलेगा, या हम कहेंगे इट विल प्रीडोमिनेट। और यूजुअली जो रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी होती है वो लेस देन 50% मिलता है,
क्योंकि क्रॉसिंग ओवर कुछ लेवल में हुआ है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में तो क्लियर है कि वो इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है, तो आपको चारों 1:1:1 की रेशो मिल जाती है। लेकिन इस केस में जब हम शो कर रहे हैं कि लिंकेज है और साथ में उसमें कुछ लेवल का क्रॉसिंग ओवर हुआ, लिंक्ड जीन्स तो है, मतलब कैपिटल एम कैपिटल डी के साथ ही जाएगा, लेकिन कई जगह क्रॉसिंग ओवर हो गया तो कैपिटल एम स्मॉल डी के साथ भी चला गया। तो इस केस में आपको कुछ जितना लेवल का क्रॉसिंग ओवर होगा उतनी परसेंटेज आपको यहाँ रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी का मिल जाएगा। ओवरऑल क्योंकि हम मान रहे हैं क्रॉसिंग ओवर कम हो रहा है, तो आपको जो मैक्सिमम परसेंटेज मिलेगा वो किसका मिलेगा, पेरेंटल या फिर हम कहेंगे जो नॉन रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी है। अगर हम सिर्फ फिनोटाइप के बेसिस पे देखें तो 4 तरह के फिनोटाइप आपको इस केस में भी मिला और 4 तरह के फिनोटाइप आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में भी मिला। तो समटाइम्स ये कंक्लूड करना कि एक्चुअल में ये जीन्स थे, इन्होंने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो किया कि या वो लिंक्ड जीन्स थे, उन्होंने क्रॉसिंग ओवर शो किया, समटाइम्स ये कंक्लूड करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है कि ये लिंक्ड जीन्स विद क्रॉसिंग ओवर हैं या ये जीन्स ऐसे हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो किया है। सपोज हम क्रॉसिंग ओवर शो कर रहे हैं, तो क्रॉसिंग ओवर में हम 2 क्रोमेटिड्स का साइनैप्स शो कर रहे हैं। क्रॉसिंग ओवर होगा तो 2 क्रोमेटिड्स में होगा, तो बाहर वाले जो क्रोमेटिड्स आप शो कर रहे हैं उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये एक्सचेंज कर लेंगे जीन्स को। तो आफ्टर मियोसिस 2 आपके पास कॉम्बिनेशन क्या क्या बन जाएंगे। अब हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बनेंगे हम ले सकते हैं कैपिटल एम कैपिटल डी, कैपिटल एम कैपिटल डी ये पेरेंटल है। देन हमारे पास अब जो बनेगा वो क्या बन जाएगा आपके पास, कैपिटल एम, यहाँ पे कैपिटल एम हो सकता है और स्मॉल डी। देन हमारे पास फोर्थ कॉम्बिनेशन बन सकता है स्मॉल एम कैपिटल डी, थर्ड कॉम्बिनेशन, एंड फोर्थ कॉम्बिनेशन बन जाएगा हमारे पास स्मॉल एम स्मॉल डी। तो इसमें से जो हमने कैपिटल एम कैपिटल डी किया दिस विल बी पेरेंटल। ये दोनों जो हमें मिले ये हैं रिकॉम्बिनेंट्स और ये अगेन पेरेंटल और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। तो आपके पास ये 4 टाइप के बन गए। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो रिकॉम्बिनेंट सिर्फ इतने हैं, जो एक्चुअल में क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं सिर्फ वहीं पे चेंज आएगा। तो अगर हम टोटल क्रॉसिंग ओवर में देखें तो जितनी क्रॉसिंग ओवर हुई उसमें से 50% आपको रिकॉम्बिनेंट्स मिले। इसका मतलब हमेशा जितनी बार भी क्रॉसिंग ओवर होगा अगर हम कंसीडर कर रहे हैं रिकॉम्बिनेंट्स हमेशा टोटल प्रोजेनी के क्या रहेंगे 50%। दैट मीन्स अगर हम चाहे लिंकेज विद क्रॉसिंग ओवर भी शो कर रहे हैं तो आपके पास ये जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो ग्रेटर देन 50% हो सकता है, जो ये है वो 50 मैक्सिमम हो सकता है और या उससे कम रहेगा। कम क्रॉसिंग ओवर होगा तो कम आपको रिकॉम्बिनेंट्स मिलेंगे, बट मैक्सिमम कितना जा सकता है ये 50%। रिकॉम्बिनेशन से जो आपके पास क्रॉसिंग ओवर है उससे मैक्सिमम रिकॉम्बिनेंट्स आपको कितने मिलेंगे, मैक्सिमम हमेशा याद रखना है 50% मिलेंगे। जितनी क्रॉसिंग ओवर होगा उसका हमेशा 50% रहेंगे रिकॉम्बिनेंट्स। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मोस्टली क्वेश्चंस में भी पूछ लिया जाता है, जिसमें आपको डायरेक्टली ये बताना होता है कि कितने परसेंट हमें मैक्सिमम रिकॉम्बिनेंट्स मिल रहे हैं, 50 और लेस। जैसे अगर सपोज हमने ये केस लिया, अगर सपोज हम कहते हैं 53 ये मिले, 53 ये मिले, 7 और 8 ये मिले, तो हम ध्यान से देखें तो ये टोटल ग्रेटर देन 50% है और ये लेस देन 50% है। अब लेस देन 50% कितना होगा वो वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू क्रॉसिंग ओवर, बट मैक्सिमम हमेशा रिकॉम्बिनेंट्स कितने होंगे 50%। सपोज हम इसी एग्जाम्पल से आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने ये एग्जाम्पल स्टडी किया टोमेटो का जिसमें हम कह रहे हैं लिंकेज है विद क्रॉसिंग ओवर। तो हमें ये डाटा मिला, हमें जो 4 टाइप के फिनोटाइप्स थे उनमें परसेंटेज हमें ये प्रोजेनी का नंबर मिला है। तो यूजुअली ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पेरेंटल है और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिकॉम्बिनेंट है। सो अगर तो 2 डाइहाइब्रिड क्रॉस में 2 डिफरेंट पेयर ऑफ एलील्स जो हैं वो 1:2 जो भी आपके पास प्रोजेनी आता है, अगर उसमें हमें 1:1:1:1 का रेशो मिलता है टेस्ट क्रॉस के बाद, तो जनरली ये हम तब मानते हैं जब क्या हो रही है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें क्रॉसिंग ओवर भी हो रहा है और हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि उसमें लिंकेज नहीं है। अगर लिंकेज नहीं है और ये वाला रेशो मिलता है तो हम कहेंगे वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर रहा है। बट सपोज अगर लिंकेज है तो इस केस में जैसे हम ध्यान से देखें तो हमें ये वाला रेशो नहीं मिल रहा, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये किस चीज का केस है, लिंकेज विद क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि पेरेंटल टाइप ज्यादा है 50% से ज्यादा और रिकॉम्बिनेंट जो है वो कंपैरेटिवली कम है। तो आपके पास यहाँ लिंकेज विद क्रॉसिंग ओवर हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। मोस्टली आपको इस तरह से डेटा दिया होता है। अब हम ये देखते हैं जितने आपको रिकॉम्बिनेंट्स, क्योंकि ये रिकॉम्बिनेंट्स हैं, जितने हमें प्रोजेनी में रिकॉम्बिनेंट्स मिलते हैं, हम आउट ऑफ टोटल प्रोजेनी देखते हैं कितने रिकॉम्बिनेंट्स मिले, तो हम उसके बेस पे कैलकुलेट करते हैं रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी।
सो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं. इट्स वेरी इजी हाउ टू कैलकुलेट रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी. आपको टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स डिवाइड करने हैं विद टोटल प्रोजेनी. एंड परसेंट फॉर्म में निकालना है तो यूजुअली हम इनटू 100 कर देते हैं उसे. जैसे इस केस में सपोज हमें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालना है, कितनी रिकॉम्बिनेशन हुई, तो हम क्या देखेंगे प्रोजेनी में कितने रिकॉम्बिनेंट्स हैं. सो टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स कितने हो गए 8 + 7 डिवाइड बाय टोटल प्रोजेनी. टोटल प्रोजेनी मीन सबका टोटल कर देंगे 55 + 53 + 8 + 7. सो आपके पास ये आ जाता है 15 बाय 123 इंटू 100 हम कर देंगे. सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा नियरली 12%. तो वी कैन से इस केस में हमारे पास रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितना है 12%. तो सिंपली हमें रिकॉम्बिनेंट्स को टोटल प्रोजेनी से डिवाइड करना है. दैट रिप्रेजेंट्स रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी. सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कपलिंग एंड रिपल्शन. सो ये तो हमने देख लिया कि लिंक्ड जीन्स हैं और विद क्रॉसिंग ओवर आपके पास रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं. लेकिन जो टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी आएगा आपके पास विद लिंकेज भी, तो हमें ये देखना होता है कि उसमें कौन सी प्रोजेनी जो है वो ज़्यादा डोमिनेट करता है. सो कपलिंग और रिपल्शन दो टर्म्स यूज़ किए गए हैं कि अलील्स का अरेंजमेंट क्रोमोसोम्स पे कैसा है, और उनके अरेंजमेंट के बेसिस पे आपको जो टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी आता है उसमें जो डिफरेंट 4 टाइप के फिनोटाइप्स हमने देखे थे, उनका नंबर कितना आएगा वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू कि जो जीन्स हैं या एलील्स हैं वो कपलिंग कॉन्फ़िगरेशन में है या रिपल्शन में है. कपलिंग को हम सिस कहते हैं, रिपल्शन को हम ट्रांस कहते हैं. सो सपोज हम अब एक कंसीडर कर रहे हैं दो लोकस जिसमें P पॉजिटिव जो है रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मल ग्रीन थोरेक्स. फ्लाई के केस में हम स्टडी कर रहे हैं, और P जो म्यूटेंट है वो पर्पल थोरेक्स बताता है. और दूसरा लोसाई जो है वो B पॉजिटिव और नॉर्मल ब्राउन पुपेरियम का कलर बता रहा है, नॉर्मल ब्राउन. और जो स्मॉल b है वो ब्लैक पुपेरियम बता रहा है. तो स्मॉल b एंड स्मॉल p ये दोनों म्यूटेंट फॉर्म्स हैं, और जो पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया है वो हम वाइल्ड टाइप रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो सपोज अगर तो वो कपलिंग में प्रेजेंट हैं तो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आपके पास कपलिंग तब कहा जाता है जब आपके पास दो डिफरेंट जो एलील्स हैं, वाइल्ड टाइप एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है और म्यूटेंट दूसरे क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है. एक क्रोमोसोम पे दो लोकस के दोनों वाइल्ड टाइप प्रेजेंट है और दूसरे क्रोमोसोम पे दोनों के म्यूटेंट फॉर्म प्रेजेंट है. इसे हम कहते हैं सिस कन्फिग्रेशन, और हम कहेंगे कपलिंग कन्फिग्रेशन है. अब हम अगर इसका टेस्ट क्रॉस करते हैं तो टेस्ट क्रॉस में आपके पास सेम प्रोजेनी हम लेंगे P B, जिसमें आपके पास होमोजाइगस रिसेसिव होगा, राइट. तो अब आपने क्या किया, क्रॉसिंग जब इनकी की तो पहले हम देखेंगे गेमीट्स. इसके पास तो दो ही गेमीट्स, एक ही गेमीट बनेगा, सॉरी PB एक ही कॉम्बिनेशन है. यहाँ हम शो कर रहे हैं लिंकेज है लेकिन कुछ क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो आपके पास 4 टाइप ऑफ गेमीट्स बनेंगे. सो एक हमारे पास बन गया P पॉजिटिव B पॉजिटिव, एक एक बन गया आपके पास P एंड B, देन P पॉजिटिव B एंड B पॉजिटिव. सो P पॉजिटिव B पॉजिटिव ये तो लिंक्ड है, P और B ये भी लिंक्ड है, तो इन दोनों को हम कह सकते हैं दीज आर नॉन रिकॉम्बिनेंट और पेरेंटल गैमीट्स. पेरेंटल टाइप गैमीट्स हैं ये, या आप कहोगे नॉन रिकॉम्बिनेंट हैं. और ये जो दो हमने बनाए हैं दीज आर रिकॉम्बिनेंट गैमीट्स. सो अगर अब हम इसके साथ क्रॉसिंग शो करते हैं तो आपके पास 4 टाइप ऑफ फिनोटाइप्स आएंगे. P positive P, B positive B, first is this. Then हम चाहें तो इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, जैसे आपने ये रिप्रेजेंट किया है, जैसे आपके पास अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. एक हमारे पास आ गया P पॉजिटिव B पॉजिटिव, यहाँ हम रिप्रेजेंट करते हैं PB. फर्स्ट ये इसके साथ क्रॉस किया तो आपके पास ये रिजल्ट आया. देन सेकेंड हम शो कर सकते हैं PB एंड PB. दिस क्रॉसेस विद दिस, तो आपके पास ये आ जाएगा. तो फर्स्ट टू ये जो हमने बनाया जिसमें आपके पास जो गेमीट्स थे वो पेरेंटल टाइप थे, तो आपके पास जो प्रोजेनी आएगा वो भी पेरेंटल टाइप, या हम कहेंगे कैसी आएगी नॉन रिकॉम्बिनेंट. ये पेरेंटल टाइप प्रोजेनी आया है, ठीक है. देन अब जो रिकॉम्बिनेंट गेमीट्स हैं वो इसके साथ क्रॉस करेंगे तो आपके पास P पॉजिटिव P B B. एक हमारे पास ये आ गया, दिस इज रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी, और दूसरा हमारे पास आ गया P B पॉजिटिव B.
सो इन दोनों को हम कह सकते हैं दीज आर रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी। फर्स्ट टू जो है वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दीज आर पेरेंटल टाइप। सो अब अगर हम ध्यान से फिनोटाइप देखें तो हमने ये पहले मेंशन किया है पी पॉजिटिव नॉर्मल ग्रीन है, तो अब आप इस केस में ये हम क्या कहेंगे, इसका फिनोटाइप क्या है, पी पॉजिटिव है, दिस इज डोमिनेंट, दिस इज डोमिनेंट, तो हम कहेंगे ये फिनोटाइप क्या है, आपके पास ग्रीन थॉरेक्स है, और बी पॉजिटिव है तो ब्राउन पुपेरियम है, ग्रीन थॉरेक्स ब्राउन पिपेरियम, फर्स्ट फिनोटाइप हमारे पास ये है। ठीक है, देन सेकेंड के केस में अगर हम देखें ये वाला, तो आपके पास क्या है, पी से पर्पल थॉरेक्स है और बी से ब्लैक पिपेरियम है। सो हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका फिनोटाइप क्या आ गया, पर्पल थॉरेक्स ब्लैक पिपेरियम, ब्लैक इज म्यूटेटेड फॉर्म ब्लैक पिपेरियम। तो ये दोनों अगर हम पेरेंट का देखें तो पेरेंट का भी यही था, पर्पल थॉरेक्स नॉर्मल ग्रीन थॉरेक्स एंड ब्राउन पिपेरियम, ग्रीन थॉरेक्स एंड ब्राउन पिपेरियम वही इस पेरेंट का था। दूसरा पर्पल थॉरेक्स ब्लैक पिपेरियम, ये हमें इस पेरेंट का मिला है, पर्पल थॉरेक्स ब्लैक पिपेरियम। तो ये दोनों तो हमें मिल गए पेरेंटल टाइप। अब आपके पास जो दो रिकॉम्बिनेंट है उसमें आपको क्या मिला, ये पी पॉजिटिव डोमिनेंट है, तो यहाँ हम कहेंगे नॉर्मल ग्रीन थॉरेक्स एंड बी मीन्स ब्लैक पिपेरियम। ठीक है, सेकेंड वाले में हमें क्या मिलेगा, पर्पल थॉरेक्स एंड नॉर्मल ब्राउन पिपेरियम। ठीक है, आपके पास रिजल्ट्स जो हैं ये 4 टाइप के फिनोटाइप हमें मिले हैं। अगर हम शो कर रहे हैं अभी जीन्स जो हैं वो कपलिंग में हैं, तो जब हमने नंबर कैलकुलेट किया तो ये देखा दोनों जो पेरेंटल टाइप थी उनका आपको इसका भी 40 नंबर मिला, इसका भी 40, और जो रिकॉम्बिनेंट्स थे वो हमें मिले 10 एंड 10। या हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं जो मेजॉरिटी आपको प्रोजेनी मिली वो किसकी मिली, जो ये पेरेंटल टाइप फिनोटाइप था। ठीक है, अब इसमें हमें ये फिनोटाइप का मेजॉरिटी मिला जिस फिनोटाइप से आपने स्टार्ट किया था। ये हो गया हमारे पास कपलिंग। अब हम देखेंगे कि रिपल्शन में अगर एलील स्टार्टिंग में प्रेजेंट हैं तो प्रोजेनी में जो नंबर है वो कैसे वेरी करता है। आपके पास 4 फिनोटाइप तो यही आएंगे, लेकिन प्रोजेनी का नंबर, हर फिनोटाइप का नंबर जो है वो वेरी करेगा अगर हम कपलिंग से रिपल्शन शो करते हैं। सो इस केस में अब हम शो करेंगे, कपलिंग हमने शो कर लिया। कपलिंग में ध्यान रखना है कि जो ग्रीन थॉरेक्स ब्राउन पिपेरियम था वो 40 था, पर्पल थॉरेक्स ब्लैक पिपेरियम था वो 40 था, लेकिन रिकॉम्बिनेंट फॉर्म लाइक नॉर्मल ग्रीन थॉरेक्स एंड ब्लैक पिपेरियम वो 10 और पर्पल थॉरेक्स नॉर्मल ब्राउन पिपेरियम वो हमें मिला 10। सो 40 40 और 10 10। सो ये तो श्योर है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं है, क्योंकि 1:1:1 की रेशियो आपको नहीं मिल रहा है, आपको एक ज्यादा मिल रहा है एक कम मिल रहा है, रिकॉम्बिनेंट्स कम और पेरेंटल ज्यादा मिल रहा है। तो ये लिंकेज है, और लिंकेज में हम जो एसोसिएशन है, एलील्स का जो प्रेजेंस है वो किस तरह से है, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, कपलिंग कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट विल कंसीडर रिपल्शन कॉन्फ़िगरेशन। तो सेम हमने वही एलील्स कंसीडर किए हैं, बट हम रिपल्शन में कैसे शो करेंगे। पहले हमने पी पॉजिटिव बी पॉजिटिव एक तरफ शो किया था और पी बी एक तरफ शो किया था। अब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक वाइल्ड टाइप एलील, एक पर्टिकुलर लोकस के लिए जो एलील है वाइल्ड टाइप वो एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, लेकिन दूसरे लोसाई का म्यूटेंट एलील प्रेजेंट है। सिमिलरली सेकेंड क्रोमोसोम पे भी एक का म्यूटेंट एलील और एक का वाइल्ड टाइप प्रेजेंट है। तो अगर इस तरह से प्रेजेंट हो, वाइल्ड टाइप अक्रॉस प्रेजेंट है, तो इसको हम ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अगर वो सेम साइड प्रेजेंट हो तो सिस और कपलिंग कहते हैं। यहाँ हम रिपल्शन कह रहे हैं, वो दो वाइल्ड टाइप अलग अलग क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। सो सिंपली हम टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो पेरेंट का जो फिनोटाइप है वो तो अभी भी सेम है, जस्ट आपने एलील्स का जो पोजीशन था वो चेंज किया, कपलिंग है या रिपल्शन, लेकिन फिनोटाइप सेम रहेगा क्योंकि पी पॉजिटिव भी प्रेजेंट है बी पॉजिटिव भी। तो पी के अकॉर्डिंग हम कहेंगे ग्रीन थॉरेक्स है और बी पॉजिटिव के अकॉर्डिंग कहेंगे ब्राउन पिपेरियम है। यहाँ पे दोनों म्यूटेंट फॉर्म है तो पर्पल थॉरेक्स ब्लैक पिपेरियम ये आपको मिला। अब हम गेमीट्स देखेंगे, तो इस केस में तो आपके पास एक ही टाइप का गेमीट बनता है,
जो रिसेसिव पेरेंट है जो ये है, इसमें फिर से आपके पास 4 टाइप ऑफ गेमीट्स बनेंगे, लेकिन अब हमें ये देखना है कौन सा पेरेंटल है। जो लिंक्ड जीन्स हैं वो इस क्रोमोसोम के लिंक्ड होंगे, तो P पॉजिटिव और B ये आपस में लिंकेज शो करेंगे, P एंड B पॉजिटिव। ठीक है, दूसरा क्या बन सकता है, P पॉजिटिव B पॉजिटिव एंड P एंड B। देखो गेमीट्स वही 4 हैं जो हमें कपलिंग में मिला था, लेकिन डिफरेंस क्या है, उस केस में कपलिंग में आपके पास ये दोनों जो थे वो नॉन रिकॉम्बिनेंट थे, लेकिन अब इस केस में क्योंकि ये इस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो P पॉजिटिव B एंड PB पॉजिटिव these gametes will be considered non recombinant और parental, और इन दोनों को अब हम क्या मानेंगे, रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, अब क्रॉसिंग ओवर अगर होता है तो आपके पास अगेन वही 4 टाइप ऑफ प्रोजेनी आएगी हमारे पास। हमें अब नंबर देखना है। सो फर्स्ट केस में अगर हम इसके साथ क्रॉसिंग शो कर रहे हैं तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं P पॉजिटिव P B B, देन P P B पॉजिटिव B, P पॉजिटिव B पॉजिटिव P B, P B P B। ठीक है, आपके पास वही 4 फिनोटाइप हैं। अगर हम इसे कहें तो ये क्या आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, P पॉजिटिव का मतलब ग्रीन थॉरेक्स एंड ब्लैक पिपेरियम। ठीक है, इस केस में हम क्या कहेंगे, आपके पास जो प्रोजेनी है उसे हम लिख सकते हैं पर्पल थॉरेक्स एंड बी पॉजिटिव है तो ब्राउन पिपेरियम। ठीक है, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो हमें दिया है P पॉजिटिव B पॉजिटिव दोनों प्रेजेंट हैं, दैट मीन्स ग्रीन थॉरेक्स ब्राउन पिपेरियम, एंड लास्ट में हमारे पास आ जाएगा पर्पल थॉरेक्स ब्लैक पिपेरियम। सो आपके पास 4 फिनोटाइप बिल्कुल सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, जब हमने इनका नंबर काउंट किया तो आपको ये भी 40 मिला, ये भी 40, बट दीज 2 आर 10। अब रीजन क्या है, क्योंकि नंबर जो होता है ज्यादा हमेशा किसका होता है, जो पेरेंटल टाइप्स होते हैं जिसमें रिकॉम्बिनेशन नहीं है। पेरेंटल टाइप क्या है एक्चुअल में, फिनोटाइप पे नहीं जाएंगे अभी, पहले आप एलील्स चेक करो तो P पॉजिटिव B ये साथ होना चाहिए, P पॉजिटिव B ये साथ है तो ये भी पेरेंटल है, और P B पॉजिटिव P B पॉजिटिव ये पेरेंटल है, तो पेरेंटल है ये दोनों, इसलिए इनका नंबर क्या हुआ ज्यादा। और रिकॉम्बिनेशन से क्या बना, P पॉजिटिव B पॉजिटिव, इसलिए एक रिकॉम्बिनेंट है, दूसरा बना P एंड B तो ये दूसरा रिकॉम्बिनेंट है। सेम फिनोटाइप जो ग्रीन थॉरेक्स ब्लैक पिपेरियम था वो कपलिंग वाले केस में रिकॉम्बिनेंट था, लेकिन इस केस में अब हम इसको पेरेंटल ले रहे हैं। तो अगर हम फिनोटाइप के बेसिस पे देखें तो ग्रीन थॉरेक्स ब्राउन पिपेरियम था एक पेरेंट का, यहाँ पे ग्रीन थॉरेक्स ब्लैक पिपेरियम हमें मिल रहा है पेरेंटल टाइप। तो अगर रिजल्ट्स आपके इस तरह से वेरी करते हैं टेस्ट क्रॉस के, मतलब आपको ये मिलना चाहिए था लेकिन इस तरह से आपको ज्यादा मिल रहा है, ये तो श्योर रहेगा रिकॉम्बिनेंट्स हमेशा कम और पेरेंटल टाइप हमेशा ज्यादा। लेकिन पेरेंटल टाइप सिर्फ फिनोटाइप के बेसिस पे देख के अगर वेरी करता है रिजल्ट्स, अगर तो सेम फिनोटाइप आता है जैसे कपलिंग में आया इजिली आप कह सकते हो, लेकिन अगर फिनोटाइप डिफर कर रहा है आपके पास इनका नंबर जो है वो जो आपके पास एक्चुअल पेरेंटल है, पेरेंटल देखा जाए ग्रीन और ब्राउन था तो ग्रीन और ब्राउन यहाँ उसका नंबर कम आ रहा है। इसका मतलब कि वो कैसे लिंक्ड होते हैं, वो ट्रांस में लिंक्ड होते हैं। ट्रांस के केस में प्रॉब्लम क्या होता है, क्योंकि वो अलग अलग इस पे प्रेजेंट है तो कपलिंग हमेशा जो साथ में लिंकेज होगी वो हमेशा एक वाइल्ड टाइप और एक म्यूटेंट की। तो जो पेरेंट का फिनोटाइप होता है जैसे ग्रीन थॉरेक्स ब्राउन पिपेरियम, उसका नंबर कंपैरेटिवली आपको यहाँ कम मिलेगा, क्योंकि अब ये जो फिनोटाइप है वो रिकॉम्बिनेंट कैटेगरी में आ गया। ये हमेशा याद रखना है कि जो गेमीट्स हैं वो रिकॉम्बिनेंट हैं या पेरेंटल है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है, वो हमेशा आपने एलील्स के बेसिस पे बनाने। एक क्रोमोसोम पे जो प्रेजेंट होंगे वो एक लिंक्ड ग्रुप है, वो दोनों लिंक्ड हैं, वो दोनों रिप्रेजेंट करेंगे पेरेंटल, फिनोटाइप के बेसिस पे नहीं। तो कभी भी अगर रिजल्ट्स में इस तरह से आता है कि जो पेरेंट का हमने फिनोटाइप लिया था वो फिनोटाइप आगे आपको कम मिल रहा है, लिंकेज है लेकिन उसका नंबर कम मिल रहा है प्रोजेनी का, तो पूरे चांसेस हैं कि वो जो 2 जीन्स हैं एलील्स हैं वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में है, वो रिपल्शन या ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट है।
सिस कॉन्फ़िगरेशन या ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन दोनों एलील्स लिंकेज शो कर रहे हैं। दूसरी बात, आपके पास वही 4 टाइप के फिनोटाइप्स आ रहे हैं, डिफरेंस सिर्फ किस में आता है, नंबर ऑफ प्रोजेनी में, क्योंकि अब हमें यह देखना पड़ेगा कि एलील्स कौन से प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग प्रोजेनी में आप रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट चूज करोगे। सो इस कॉन्फ़िगरेशन का जो रिजल्ट है इसमें आपको 40-40 ये और 10-10 यहाँ ये रिकॉम्बिनेंट्स मिले। ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन कौन सा हो गया, रिपल्शन। सो अब एक अच्छा सा कंपैरिजन करेंगे हमने 3 प्रोसेसेस बेसिकली स्टडी किए हैं। कोई 2 एलील्स जो होते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस में वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि वो कंप्लीट लिंकेज शो करें, ऐसा भी हो सकता है वो इनकम्प्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज में हम क्या ले रहे हैं कि लिंकेज है और उसमें कुछ परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर का हो रहा है। सो आपके पास अगर 3 कंडीशंस हैं तो 3 कंडीशंस के जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे वेरी करेंगे। अगर सपोज हम क्रॉस ले करते हैं, टेस्ट क्रॉस हम कर रहे हैं लिंकेज और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम चेक करने के लिए, तो टेस्ट क्रॉस में एक आपके पास रिसेसिव पेरेंट है, अब आपके पास ये हेटेरोजाइगस पेरेंट है। अगर तो ये दोनों जो जीन्स हैं इनके एलील्स अलग अलग क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट हैं या फिर एक ही क्रोमोसोम पे बहुत ज्यादा दूर प्रेजेंट है कि उनके बीच में लिंकेज नहीं है, उनकी कंप्लीट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, तो आपको रिजल्ट्स क्या मिलेंगे। आपके पास जो 4 टाइप ऑफ जीनोटाइप्स हैं वो क्या आएंगे, एक तो आपके पास यही आ जाएंगे जो पेरेंटल टाइप थे, इनको हम कह सकते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट, और दूसरा आपके पास क्या आएंगे जिसमें आपको कॉम्बिनेशन मिल सकता है ये। अब इस केस में जो फर्स्ट 2 हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पेरेंटल पर। जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, सबसे अच्छा वे है आइडेंटिफाई करने का रेशो 1:1:1:1 की रेशो मिलती है आपके पास। तो हम कहेंगे जो सबका नंबर है वो 25% ईच आपको मिलेंगे चारों जो जीनोटाइप्स हैं। अब आपके पास जो फर्स्ट 2 हैं जिनको हम कह सकते हैं दे आर नॉन रिकॉम्बिनेंट और यू कैन से पेरेंटल, और नेक्स्ट जो है वो हम कह देंगे रिकॉम्बिनेंट। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में या तो हम कहेंगे रिजल्ट 1:1:1 की रेशो मिल रही है आपको डाइहाइब्रिड रेशो, या फिर हम कहेंगे 50% हमें नॉन रिकॉम्बिनेंट मिलेंगे और 50% हमें क्या मिलेंगे, रिकॉम्बिनेंट। 50% रिकॉम्बिनेंट 50% नॉन रिकॉम्बिनेंट अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है तो, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हम मान रहे हैं कि क्रॉसिंग ओवर पूरा हो रहा है। अब अगर कंप्लीट लिंकेज है, सपोज ये जीन्स जो है वो लिंक्ड है, और कंप्लीट लिंकेज का मतलब है कि बिल्कुल भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, नो क्रॉसिंग ओवर हम कंसीडर कर रहे हैं। कंप्लीट लिंकेज में जो पेरेंट में प्रेजेंट है वही ऑफस्प्रिंग में जाएगा, कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, तो इसका मतलब आपके पास जो जीनोटाइप्स आएंगे वो वही आएंगे जो पेरेंट के थे, 2 ही। 50% ये बनेगा, 50% ये बनेगा। पर अगर हम इस वे में लिखें कि कितने रिकॉम्बिनेंट कितने नॉन रिकॉम्बिनेंट, तो इसमें रिकॉम्बिनेंट बनते ही नहीं है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट, और यू कैन से पेरेंटल। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको नॉन रिकॉम्बिनेंट कितने मिलेंगे, 100%, रिकॉम्बिनेंट 0%। अब अगर सपोज लिंकेज है लेकिन उसमें कुछ लेवल तक क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो इसका मतलब वही आपके पास 4 टाइप के जीनोटाइप्स या फेनोटाइप्स तो बनेंगे, तो आप इसको लिख सकते हो वही 4 जो हमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में मिले। बस डिफरेंस क्या होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है कि लिंकेज विद क्रॉसिंग ओवर है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट दोनों ही 50-50% थे, लेकिन यहाँ पे लिंकेज ज्यादा है, तो इसका मतलब पेरेंटल वाला आपको ज्यादा मिलेगा, और जितने लेवल की क्रॉसिंग ओवर उतने उसके अकॉर्डिंग आपको रिकॉम्बिनेंट्स मिलेंगे। तो आपके पास जो पेरेंटल है ये हम एज्यूम करेंगे ये ग्रेटर दैन 50%, ग्रेटर दैन 50% हमें मिलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट, और लेस देन 50% मिलेंगे हमें रिकॉम्बिनेंट। सो कंफ्यूजन से बचने के लिए अभी हम सिंपली ये कंसीडर कर रहे हैं, ये वाली लिंकेज है, ये वाली हम इनको कपलिंग फेज को ही कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि कपलिंग और जो रिपल्शन होता है दोनों में जो रिजल्ट्स हैं वो आपको डिफरेंट मिल सकते हैं। तो अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि कपलिंग ही अगर हम लेते हैं लिंकेज की और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये बहुत ईजी वे होता है। आपको रिजल्ट्स में अगर 50% रिकॉम्बिनेंट 50% नॉन रिकॉम्बिनेंट मिलते हैं तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर रहे हैं, 100% नॉन रिकॉम्बिनेंट मिलते हैं तो मतलब कंप्लीट लिंकेज है, और ग्रेटर देन 50% पेरेंटल और लेस देन 50% रिकॉम्बिनेंट मिलते हैं तो इसका मतलब वो लिंकेज शो कर रहा है, और उसमें कुछ परसेंटेज क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर। जितनी क्रॉसिंग ओवर होगी उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं उतनी आपको प्रोजेनी मिलेगी। मैक्सिमम रिकॉम्बिनेंट्स यहाँ भी कितने जा सकते हैं, 50%, क्योंकि आप देख रहे हो क्रॉसिंग ओवर मैक्सिमम भी अगर होता है तब भी हमें रिकॉम्बिनेंट्स हमेशा कितने मिलते हैं, 50%। तो ये लिंकेज के केस में भी यही रहेगा कि मैक्सिमम लिंकेज में भी कितने जा सकते हैं, अगर क्रॉसिंग ओवर बहुत ज्यादा लेवल का हो जाता है तब भी मैक्सिमम रिकॉम्बिनेंट्स हमें कितने मिलेंगे, 50%। ऐसा कोई केस है जिसमें लिंकेज
केस में क्रॉसिंग ओवर हुआ और मैक्सिमम वो 50% शो करता है, और एक ऐसा केस है जिसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, तो हम क्लियरली नहीं बता सकते रिजल्ट्स के बेसिस पे कि इसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ या उसमें लिंकेज था और उसमें क्रॉसिंग ओवर हुआ। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बट अदरवाइज अगर रिजल्ट्स इस तरह से हैं कि ग्रेटर देन 50% आपके पास नॉन रिकॉम्बिनेंट और लेस देन 50% आपके पास रिकॉम्बिनेंट, तब हम क्लियरली कह सकते हैं कि ये लिंकेज का केस है, उसमें कुछ परसेंट क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। ये मिलता है तो हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। नेक्स्ट इज रिकॉम्बिनेशन। सो जनरली अगर हम ओवरऑल देखें तो रिकॉम्बिनेशन को आप ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। इंट्रा क्रोमोसोमल मतलब आप कह सकते हो विद इन द क्रोमोसोम, इंटर क्रोमोसोमल मतलब बिटवीन 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे इंट्रा क्रोमोसोमल का मतलब है जब रिकॉम्बिनेशन हुआ किसमें, जीन्स जो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, एक ही क्रोमोसोम में जीन्स अगर प्रेजेंट है उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, तो जनरली ये हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, हम प्रोफेज 1 कंसीडर कर रहे हैं मियोसिस का, और उसमें हम क्रॉसिंग ओवर को ले रहे हैं। अब कितने लेवल की क्रॉसिंग ओवर होती है उस बात पे डिपेंड करता है कि आपको आगे कितना परसेंटेज मिलता है रिकॉम्बिनेंस का। ये जो कंसेप्ट था जिसमें हम मानते हैं फिजिकल एक्सचेंज हो जाता है एक्चुअल में जीन्स का, क्रोमोसोम के सेगमेंट्स का, वो हैरिट क्रिंगटन और बारबरा मैकक्लिंटॉक ने दिया था। इंट्रा क्रोमोसोमल रिकॉम्बिनेशन का सपोर्ट एविडेंस उन्होंने दिया था। इंटर क्रोमोसोमल हम जो मान रहे हैं जिसमें जीन्स जो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड है उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन, तो इसमें आप ले सकते हो जो सेग्रीगेशन होता है क्रोमोसोम्स का इन द एनाफेज 1 जब भी मियोसिस होती है, तो हमने देखा है होमोलोगस पेयर में से एक क्रोमोसोम उस तरफ चला जाता है, एक उस तरफ चला जाता है, तो आपके पास दो डिफरेंट एलील्स दो डिफरेंट गैमीट्स में चले गए। तो इंटर क्रोमोसोमल बेसिकली आप इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो रिकॉम्बिनेशन है उसको कंसीडर कर रहे हो, मेंडल ने यही टाइप का कंसीडर किया था। और इंट्रा जो है बेसिकली हम लिंकेज और उसमें जो कुछ लेवल का क्रॉसिंग ओवर है वो हम ले रहे हैं। अगर कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता तो हम इसको रिकॉम्बिनेशन में कंसीडर नहीं कर रहे, कंप्लीट लिंकेज है, लेकिन जितना परसेंटेज होता जाएगा आप उसके बेसिस पे उसको इंट्रा क्रोमोसोमल कह सकते हो। अब इसमें भी 4 टाइप के आपके पास गैमीट्स बनेंगे, इसमें भी क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। हमें कैसे पता चलेगा कि जो रिकॉम्बिनेशन है वो इंट्रा क्रोमोसोमल है या इंटर क्रोमोसोमल है, जस्ट हम ये देख सकते हैं कि गैमीट्स का जो परसेंटेज है वो कितना है। 4 टाइप ऑफ गैमीट्स यहाँ भी बनेंगे, 4 टाइप ऑफ गैमीट्स यहाँ भी बनेंगे, बट जैसे हमने पहले कहा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में चारों टाइप के जो जीनोटाइप्स आपके पास बने थे डाइहाइब्रिड क्रॉस में, वो 25%, 25%, 25%, 25%, 1:1:1:1 की रेशियो मिला था। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं, ये श्योर है हमेशा कि आपके पास 50% जो होंगे वो रिकॉम्बिनेंट गैमीट्स होंगे और 50% जो होंगे वो नॉन रिकॉम्बिनेंट गैमीट्स होंगे। सो अगर हमें गैमीट्स में ये परसेंटेज मिलता है तो हम श्योर कह सकते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है जिसमें सेग्रीगेशन हो रहा है एनाफेज 1 में। और अगर हमें ग्रेटर दैन 50% जो है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट मिलते हैं और लेस देन 50% जो है वो रिकॉम्बिनेंट गैमीट्स मिलते हैं, तो ये श्योर है कि क्रॉसिंग ओवर कुछ लेवल का हो रहा है। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो रिकॉम्बिनेशन है वो कैसा है, इंट्रा क्रोमोसोमल है। तो जस्ट गैमीट्स के बेसिस पे हम देख सकते हैं। बट इसमें भी मैंने कहा था कि मैक्सिमम जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं वो 50% तक जा सकते हैं। तो सपोज कोई जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम पे बहुत दूर प्रेजेंट है और मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन उसमें हो रहा है और 50% रिकॉम्बिनेंट्स मिल रहे हैं, तो ऐसे केस में जो गैमीट्स मिले और जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से गैमीट्स मिले, हम उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से हुए कि वो लिंक्ड जीन्स हैं लेकिन बहुत दूर है क्रोमोसोम पे प्रेजेंट, सेम ही क्रोमोसोम पे हैं और इसलिए उनमें रिकॉम्बिनेशन मैक्सिमम हुआ। उस केस में इंट्रा या इंटर क्रोमोसोमल रिकॉम्बिनेशन हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। जब तक 50% से कम है परसेंटेज तब तक हम बता सकते हैं कि अगर 50% से कम रिकॉम्बिनेंट्स मिल रहे हैं तो चांसेस हैं कि इंट्रा क्रोमोसोमल है और वी कैन से लिंकेज है, लिंकेज विद क्रॉसिंग ओवर है। और जहां 50% मैक्सिमम मिल रहे हैं वहां आपके पास इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। सो ये रिकॉम्बिनेशन के 2 बेसिक्स हैं और यही 2 बेसिक्स बेसिकली हमें क्या बता रहे हैं, ये रिकॉम्बिनेशन बेसिस है किसका, लिंकेज का, और ये रिकॉम्बिनेशन बेसिस है किसका, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। नाउ बेस्ड ऑन लिंकेज हम बेसिकली मैपिंग करते हैं जिसको हम लिंकेज मैप कहते हैं, जिसमें हम जीन्स का ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं, जीन्स कहाँ पे क्रोमोसोम में कहाँ प्रेजेंट हैं। सो लिंकेज के बेसिस पे हम ये देखेंगे, मॉर्गन साइंटिस्ट था मेन और उसके स्टूडेंट्स, उसने मेन कंसेप्ट क्या दिया कि अगर हमें जीन्स के बीच में फिजिकल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो उसको आप रिलेट कर सकते हो विद रेट्स ऑफ रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हमने निकाला था जिसमें हम देखते हैं टोटल रिकॉम्बिनेंट्स कितने आउट ऑफ टोटल प्रोजेनी इनटू 100 करते थे। तो अब 2 तरह के मैप्स हम कह सकते हैं
एक फिजिकल मैप्स, एक जेनेटिक मैप्स। जेनेटिक मैप्स कब कहेंगे? जब हम क्रोमोसोम का मैप बनाएंगे कैलकुलेटेड यूजिंग रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे अगर हम मैपिंग करते हैं, मैप्स बनाते हैं और जीन्स को ऑर्डर बनाते हैं, उसको हम कह देते हैं जेनेटिक मैप। लेकिन अगर हम मैप बनाया फिजिकल डिस्टेंस, हमने देखा कि उनके बीच में एक्चुअल में कितने बेस पेयर का डिफरेंस है, तो उसको हम कहेंगे फिजिकल मैप। दोनों की यूनिट्स में डिफरेंस है, क्योंकि फिजिकल मैप एक्चुअल में बेस पेयर पे बेस्ड है, तो आप इसमें जो डिस्टेंस है वो बेस पेयर की फॉर्म में बताओगे। लेकिन अगर हम जेनेटिक मैप बना रहे हैं, वो हम किसके बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं? रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे जो जेनेटिक मैप है उसका बेसिक यूनिट जो होता है दैट इज मॉर्गन यूनिट, इन ऑनर ऑफ थॉमस मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन, TH मॉर्गन साइंटिस्ट था, तो उसके ऑनर में हम इसको मॉर्गन यूनिट कहते हैं। स्मॉल फॉर्म में आप MU रिप्रेजेंट कर सकते हो। और एक MU यूनिट जो होती है मॉर्गन यूनिट, वो हम 1% रिकॉम्बिनेशन के बराबर लेते हैं। ठीक है, समटाइम्स आप इसको सेंटी मॉर्गन की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जो मैप यूनिट्स हैं उनको हम सेंटी मॉर्गन भी कहते हैं। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं जेनेटिक मैप्स को। जेनेटिक मैप्स हमने बनाए किस बेसिस पे हैं? रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे। तो दो एलील्स, दो जीन्स के बीच में कितना रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज है, उसके बेसिस पे हम उनके बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। लिंकेज मैप का बेसिस जस्ट इतना है कि इसमें जो यूनिट्स है लिंकेज मैप की, जेनेटिक मैप की, वो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की परसेंटेज पे बेस्ड है, तो हम उसको MU सेंटी मॉर्गन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर नॉर्मल क्रोमोसोम मैप बनाएंगे तो हम बेस पेयर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यूजुअली हमें लिंकेज मैप से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स दिए होते हैं, लाइक हमें ये जीन पेयर गिवन है और ये हमें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी गिवन है। सो हमने ऑलरेडी कहा कि जेनेटिक मैप में हम जो मैपिंग करेंगे वो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बेस पे करेंगे। सो सपोज हमें ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दे रखे हैं, हमारे पास 4 जीन्स हमें दिए हैं ABCD। अब हमें कैसे उनका ऑर्डर शो करना है या मैप में वो कैसे प्रेजेंट है। तो सपोज यहाँ हम लोकेशन शो कर रहे हैं, 4 जीन्स हैं। सबसे पहले हमें वो पेयर देखना है जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 23 मैक्सिमम है। तो ये एज्यूम किया जा सकता है कि A और D सबसे दूर प्रेजेंट है, सॉरी C और D सबसे दूर प्रेजेंट है, क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको मिल रही है। तो सपोज यहाँ C हमने लिख दिया, यहाँ हमने D लिख दिया। मैक्सिमम हम ये शो कर रहे हैं कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 23 MU है, क्योंकि 23% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है। अब हमें C और D तो क्लियर हो गया कि वो सबसे दूर प्रेजेंट होंगे, बिल्कुल लास्ट में आपके पास C एक तरफ और एक तरफ D। अब हमें नेक्स्ट क्या दिया है? B एंड D के बीच में कितना परसेंट है? 13। ठीक है, हमने B जो है वो ऑब्वियसली यही बीच में शो करना है, क्योंकि मैक्सिमम तो आपने पहले ले लिया, तो B बाहर तो नहीं होगा, B यहीं कहीं प्रेजेंट होगा। तो अब हम आइडिया से, अगर ये 23 है तो सपोज यहाँ हम शो कर रहे हैं कि यहाँ तक 13 है, क्योंकि D से डिस्टेंस शो करना है। तो D से डिस्टेंस आपने शो किया, यहाँ आपने रिप्रेजेंट कर दिया B प्रेजेंट है। B प्रेजेंट है, B और D के बीच में 13, C और D के बीच में 23, ये श्योर है। तो यहाँ से एक आइडिया मिल रहा है कि B और C के बीच में, हमें गिवन नहीं है, लेकिन B और C के बीच में ऑब्वियसली कितना डिस्टेंस होगा? 10 प्लस 13, तभी आपके पास कितना आएगा? 23। अब हमें जो थर्ड दे रखा है, हमने ये भी कर लिया और ये भी कर लिया। अब हमें थर्ड पेयर दिया है A एंड D। फिर D के कंटेक्स्ट में हमने देखना है, बाहर की तरफ को तो कुछ नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम आपको पहले दे रखा है। अब हमें A प्लेस करना है और A और D के बीच में सिर्फ 8 यूनिट्स का डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली इस 13 से कम ही होगा। तो आपने सपोज यहाँ शो कर दिया कि यहाँ A प्रेजेंट है, इनके बीच में हम क्या शो कर रहे हैं? 8 MU। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर हमें B और D 13 दे रखा है, A और D 8 दे रखा है, तो हम B और A के बीच में डिफरेंस निकाल सकते हैं। 5 यूनिट्स का डिफरेंस आ जाएगा, 5 MU। अगर हम चाहें तो C और A के बीच में भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। C और B के बीच में 10 है, 10 प्लस 5, तो इनके बीच में कितना आ गया? इन दोनों के बीच में 15 MU। सो इस तरह से हम प्लस माइनस करके एक आइडिया ले सकते हैं कि इनके बीच में डिस्टेंस कितना है। तो क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, A और B का डिस्टेंस, C और B का डिफरेंस, आपको 3 के बेसिस पे ऑर्डर बताना है। तो हमें ऑर्डर क्लियर है कि जीन्स का ऑर्डर क्या है? CBAD। हम CBAD कह सकते हैं, DABC कह सकते हैं। सो इस तरह से हम न्यूमेरिकल्स करेंगे जिसमें आपको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे मैपिंग की जाती है। आपको ऑर्डर ऑफ जीन्स या उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है। सो लिंकेज मैपिंग जो है वो हम इस बेसिस पर भी करते हैं कि टेस्ट क्रॉसेस हम डिफरेंट कंसीडर करते हैं। अगर 2 जीन्स के बीच में टेस्ट क्रॉसेस किए गए हैं तो उसे हम कहते हैं 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉसेस या सिंपली 2 पॉइंट क्रॉस कहा जाता है।
2 पॉइंट क्रॉस और इसी तरह से हम 3 पॉइंट क्रॉस भी करेंगे 3 जीन्स के बीच में, तो इनके बेसिस पे भी हम लिंकेज मैप या जेनेटिक मैप ड्रॉ कर सकते हैं। आपको टेस्ट क्रॉस के रिजल्ट दे रखे हैं बिटवीन 2 डिफरेंट जीन्स और हमें ये 2 जीन्स बता रखे हैं और ये उनकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्योंकि हम जो मैपिंग करेंगे जो यूनिट्स हैं वो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही बेस्ड है। सो जनरली आपके पास ये डिफरेंट टेस्ट क्रॉसेज है, अब हमें रिजल्ट बताना है तो हम इसके बेसिस पे देख सकते हैं। आपके पास ABCD आपके पास 4 जीन्स हैं, 4 जीन्स में आपको डिफरेंट टेस्ट क्रॉसेज दे रखे हैं और उसके बेसिस पे रिजल्ट बताना है। अब जहां आपके पास, क्योंकि हम ये मानते हैं कि रिकॉम्बिनेंट्स की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 50% हो सकती है, तो पेरेंटल टाइप जो है वो भी 50% आपको मिलता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर हमें रिकॉम्बिनेशन 50% मिल रहा है, इसके 2 मीनिंग हो सकते हैं। अब हमें यहाँ पे पेरेंट का कुछ नहीं बता रखा है, सिर्फ 2 जीन्स के बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बता रखी है। अगर वो 50% है, हम मान सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर का मैक्सिमम है, हम मान सकते हैं वो पेरेंटल है, तो 2 रीजन हो सकते हैं कि A और B के बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 50% है। या तो A और B इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों अलग अलग क्रोमोसोम या अलग अलग लिंकेज ग्रुप हम कहते हैं उस पर प्रेजेंट है। या ऐसा हो सकता है कि A और B सेम क्रोमोसोम पे भी प्रेजेंट है लेकिन इतनी दूर है कि मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन हमें मिल रहा है। दोनों केसेस को डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है, बट अब हम ये कंसीडर कर लेते हैं मैक्सिमम हम जो देते हैं चांस वो ये कि शायद ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। अगर A और B इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, इसका मतलब 2 अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। सपोज हमने यहाँ A शो कर दिया और यहाँ हमने शो कर दिया B, ये क्रोमोसोम डिफरेंट है, ये क्रोमोसोम डिफरेंट है, हम इनको डिफरेंट क्रोमोसोम या डिफरेंट लिंकेज ग्रुप कह सकते हैं। लाइक आपने इसको लिंकेज ग्रुप 1 कह दिया या मैं इसको कह दिया क्रोमोसोम 1 पे प्रेजेंट है, इसको मैं कह देती हूँ लिंकेज ग्रुप 2 पे प्रेजेंट है, या हम कह देंगे क्रोमोसोम 2 पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये शो करने के लिए क्योंकि उनके बीच में जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आपको 50% मिला है, या तो हम ये शो करते हैं एक क्रोमोसोम पे ये और ये बहुत दूर प्रेजेंट है, उससे बेटर है हमने ये शो कर दिया 2 अलग अलग लिंकेज ग्रुप पे प्रेजेंट है। तो अब आपके पास A और B का हमें पता चल गया, 50% हमने बना लिया। नेक्स्ट A और C भी हमें 50% मिल रहा है, तो चांसेस हैं कि A और C भी अलग अलग हैं। A तो हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है, अब ये जो C है वो एक और अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है या B के वाले क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, उसके लिए हमें ये चेक करना है कि C और B के बीच में क्या रिलेशन हमें मिल रहा है। हम चाहें तो एक और इस तरह से बना सकते हैं, C प्रेजेंट है या A वाले लिंकेज ग्रुप पे तो वो प्रेजेंट नहीं है क्योंकि A और C के बीच में भी 50% है, लेकिन इस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है कि नहीं, तो हमें इनके बीच में रिलेशन देखना पड़ेगा B और C। अब हम चेक करते हैं, तो B और C ये आपको गिवन है, B और C के बीच में आपको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 20%, और ये 50 से कम है, इसका मतलब B और C लिंक्ड हैं, एक ही क्रोमोसोम पे होंगे। इसका मतलब C हम अलग लिंकेज ग्रुप पे नहीं बनाएंगे, B और C हम यहाँ शो कर सकते हैं और इनके बीच में कितना शो करेंगे 20 सेंटीमॉर्गन या 20 MU का डिफरेंस है, डिस्टेंस है, तभी तो आपको 20% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मिला। अब देखो, अभी हमने जो फर्स्ट 3 ये किए 1, 2 एंड 3 तीनों जस्टिफाइड हैं। A और B आपने अलग बनाया क्योंकि 50% है। A और C, अब A और C भी तो अलग अलग लिंकेज ग्रुप में है, तो अगेन 50% जस्टिफाइड है। B एंड C 20%, तो B और C एक ही क्रोमोसोम पे है, तो ये भी हमारा करेक्ट बना है। इसका मतलब हमने ये 3 कर ली है, इसके बेसिस पे हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है। अब A और D भी 50% है, अगेन सेम केस कि हम D को एक अलग लिंकेज ग्रुप में लें क्योंकि वो A वाले ग्रुप में तो प्रेजेंट नहीं है, या तो वो अलग में प्रेजेंट है या फिर वो इसमें प्रेजेंट हो सकता है। तो हमें ये देखना है कि D का रिलेशन विद B या विद C दिया है या नहीं। D का रिलेशन विद B हमें दे रखा है 10। अब इसका मतलब वो इस लिंकेज ग्रुप पे प्रेजेंट है, लेकिन B के किस तरफ हम शो करें, D इस तरफ या इस तरफ। हमारे पास 2 चांसेस है, या तो हम देखो इस तरह से शो कर सकते हैं, D यहाँ हो सकता है या फिर D यहाँ हो सकता है। ठीक है, B से आपने दोनों में डिस्टेंस शो करना है 10। अब कौन सा करेक्ट है वो हमें कैसे पता चलेगा कि D और C के बीच में रिलेशन कितना है, क्योंकि इसी लिंकेज ग्रुप में C भी प्रेजेंट है। D और C में जितना रिलेशन होगा उससे आपको क्लियर पता चलेगा। D और C में, B और D का तो हमने देख लिया 10, या तो इस तरफ D बनाएंगे या तो इस तरफ D बनाएंगे। अब आपके पास C और D में 28 है, तो अगर हम इस तरफ D बनाते हैं तो D और C में 28 नहीं हो सकता क्योंकि ये B और C के बीच में 20 है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ये 10 हो सकता है, 28 नहीं आ सकता। दैट मीन्स D इस तरफ प्रेजेंट नहीं है, तो हम ये कंसीडर करेंगे कि D उस तरफ प्रेजेंट है। अब अगर हम टोटल करें तो आपके पास ये टोटल आ जाता है 30 MU।
तो नियरली आप इसको 28 लिख सकते हो। जब हम प्लस करते हैं तो हमेशा वैल्यू ज्यादा आता है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो होती है उससे कई बार कम होती है। तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि डी इस तरफ प्रेजेंट है। तो अब आपके पास मैपिंग किस तरह से हुआ कि ए अलग लिंकेज ग्रुप में है, लेकिन बी सी डी जो है वो एक ही लिंकेज, एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, और उस क्रोमोसोम पे ऑर्डर क्या बन गया आपके पास, डी, बी एंड सी, बेस्ड ऑन द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो डिस्टेंस दे रखे हैं। तो 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस के रिजल्ट्स के बेसिस पे हमने ये जीन मैपिंग किया। हमने ये भी बताया कि एक ही क्रोमोसोम पे या लिंकेज ग्रुप पे अगर वो जीन्स प्रेजेंट है तो उनका ऑर्डर क्या है, और वो एक पे प्रेजेंट है या डिफरेंट क्रोमोसोम ग्रुप पे प्रेजेंट है, वो भी हम बता सकते हैं बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ टेस्ट क्रॉस, 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे। जैसे हमने 2 जीन्स के बीच में किया 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस, वैसे हम 3 जीन्स के लिए 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस कर सकते हैं। सो सिमिलरली 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस हम करेंगे। तो 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस का मतलब है जब टेस्ट क्रॉसिंग की जाती है 3 जीन्स को लेके, तो पहले हमें ये देखना है कि जब क्रॉसिंग ओवर होता है 3 जीन्स इन्वॉल्व होते हैं तो हमारे पास क्या क्या रिकॉम्बिनेंट्स आ सकते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस में तो आपके पास वही था कि रिकॉम्बिनेशन के 2 ही जीन्स थे, हमें उसके बेसिस पर निकालते थे। 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस उतना अच्छा रिजल्ट हमें ऑर्डर के बारे में नहीं देता क्योंकि उसमें डबल क्रॉस ओवर्स कंसिडर नहीं होते हैं। 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस ज्यादा अच्छा है क्योंकि उसकी एक ही प्रोजेनी से आप डिटरमाइन कर सकते हो कि ऑर्डर ऑफ जीन्स क्या है। सो हमारे पास 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हम ले रहे हैं, सेंट्रोमेयर से हम आगे शो कर रहे हैं कि ये 3 जीन्स प्रेजेंट हैं ए बी सी। तो क्योंकि हमारे पास हमने डोमिनेंट एक तरफ ले रखे हैं, रिसेसिव एक तरफ, मतलब वाइल्ड टाइप या म्यूटेंट आपने एक एक क्रोमोसोम पे लिया है, तो ये कपलिंग हम ले रहे हैं। कपलिंग कन्फिग्रेशन है जिसमें सारे वाइल्ड टाइप एलील एक क्रोमोसोम पे, सारे म्यूटेंट एलील दूसरे क्रोमोसोम पे। अब इसमें जो क्रॉसिंग ओवर है उसमें 2 सिंगल क्रॉस ओवर इवेंट्स हो सकते हैं और एक डबल क्रॉस ओवर इवेंट हो सकता है। सो अब हम ये देखेंगे कि आपको क्रॉसिंग ओवर अगर सिंगल है या डबल है तो रिजल्ट्स क्या मिलते हैं। सपोज सबसे पहले हम सिंगल क्रॉसिंग ओवर इसमें कंसीडर करते हैं। सिंगल क्रॉसिंग ओवर पहले हम ले रहे हैं ए और बी के बीच में, ए और बी जीन्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। तो हम इसे इस तरह से शो कर सकते हैं, आपके पास ये प्रेजेंट है ए बी सी, तो बाहर वाला क्रोमेटिड तो हम वैसे ही शो कर रहे हैं, जो दूसरे वाला क्रोमेटिड है वो इसके साथ साइनैप्स शो कर रहा है। तो यहाँ भी आपके पास ए बी सी वैसा ही रहा जो हम सेंटर वाले क्रोमेटिड्स हैं उनके बीच में शो कर रहे हैं। तो आपके पास जो ए है यहाँ तो कैपिटल ए और यहाँ स्मॉल ए। क्रॉसिंग ओवर में अब क्या चीज़ इन्वॉल्व हो रही है, जो बी और सी, क्योंकि ये स्मॉल वाले थे यहाँ शो कर रहे हैं, और कैपिटल बी हम यहाँ लिख सकते हैं कैपिटल सी। ठीक है, इस तरह से आपने क्रॉसिंग ओवर शो किया। ये हम अभी क्रॉसिंग ओवर क्या शो कर रहे हैं कि ए और बी के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। जब क्रॉसिंग ओवर के बाद आपके पास रिजल्ट्स आएंगे तो आफ्टर एक्सचेंज जो आउटर क्रोमेटिड है उसमें तो आपके पास सीक्वेंस यही है, लेकिन जो आपके पास दूसरा रिजल्ट आएगा वो आपके पास अब क्या बन जाएगा, ए, अब कैपिटल ए तो वही रहा, लेकिन इसके बाद जो कैपिटल बी कैपिटल सी था वो एक्सचेंज हो गया और इसके पास कौन सा सेगमेंट आ गया, स्मॉल बी और स्मॉल सी वाला, ये रिजल्ट आया। और सिमिलरली यहाँ पे जब एक्सचेंज हुआ तो स्मॉल ए तो वैसा ही था, लेकिन उसके पास अब क्या आ गया, कैपिटल बी कैपिटल सी, और जो लास्ट वाला है वो तो पेरेंटल टाइप ही है, ए बी एंड सी। तो अब आपके पास 4 टाइप के कॉम्बिनेशन आ गए। अभी हम ये जो आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं वो किस तरह से आ रहे हैं, जिसमें हम मान रहे हैं कि सिंगल क्रॉसिंग ओवर हुआ। सिंगल क्रॉस ओवर हम कंसीडर करेंगे बिटवीन ए एंड बी जीन्स। अभी हम सिर्फ इन 2 जीन्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर साइनैप्स हुआ और उसके बाद आपके पास ये 4 कॉम्बिनेशन बने। ये एक टाइप का सिंगल क्रॉस ओवर हो गया। सिमिलरली हमारे पास एक और टाइप का सिंगल क्रॉस ओवर होगा जिसमें हम कंसीडर करेंगे जीन्स बी और सी के बीच में। सो अगर यहाँ पे आप शो करते हो तो सिमिलरली ये वाला क्रोमेटिड हम शो कर रहे हैं जो एक्सचेंज कर रहा है। तो जो आउटर क्रोमेटिड था उसमें तो आपने ए कैपिटल बी कैपिटल सी इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ए और बी तो वैसा ही रहा, पर जो एक्सचेंज में जा रहा है सेगमेंट वो बेसिकली उसमें क्या प्रेजेंट था, यहाँ कैपिटल सी था और इधर क्या है, स्मॉल सी प्रेजेंट है। सो यहाँ आपके पास स्मॉल ए स्मॉल बी वैसा ही है। अब जो क्रॉसिंग ओवर या साइनैप्स बन रहा है वो बी और सी जीन्स के बीच में यहाँ बन रहा है। तो जो एक्सचेंज होगा वो उसके आगे वाला सेगमेंट होगा। तो इसका मतलब अब हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये तो हमारे पास फर्स्ट
केस में बना। सेकेंड केस में जो हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेगा वो फर्स्ट वाले क्रोमेटिड से, तो आपके पास यही आ जाएगा ABC। ठीक है, सेकेंड वाले में हमारे पास आ जाएगा कैपिटल A कैपिटल B, लेकिन C वाला सेगमेंट एक्सचेंज हो गया, स्मॉल c। ठीक है, देन स्मॉल a स्मॉल b और यहाँ कैपिटल C आ जाएगा, स्मॉल a स्मॉल b एंड स्मॉल c। ये पेरेंटल टाइप हैं फर्स्ट टू, और ये वाले जो बीच के हैं वो रिकॉम्बिनेंट्स हैं। तो इस तरह से आपके पास ये सिंगल क्रॉसओवर का रिजल्ट है जब हम क्रॉसिंग ओवर कंसीडर कर रहे हैं बिटवीन जीन्स B एंड C। तो ये दो जो इवेंट्स हैं वो सिंगल क्रॉसिंग ओवर के इवेंट्स हैं, सिंगल क्रॉसओवर। ये था बिटवीन A एंड B, दिस इज सिंगल क्रॉसओवर बिटवीन B एंड C। ठीक है, मियोसिस 1 में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, मियोसिस 2 के बाद आपको वो 4 रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अब हम कंसीडर कर रहे हैं कि अगर डबल क्रॉसिंग ओवर होता है, डबल क्रॉसिंग ओवर मतलब यहाँ दोनों जगह पे एक क्रॉसिंग ओवर होता है। ऐसे केस में जनरली डबल क्रॉसओवर जो होता है, पहली तो बात तब ज्यादा होता है जब उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो। तो इसका मतलब जब डिस्टेंस कम है जीन्स के बीच में तो डबल क्रॉसओवर की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम रहेगी, जितना जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा। दूसरी बात, सिंगल क्रॉसओवर से आपके पास डिफरेंट एलीलिक कॉम्बिनेशन आ गया, लेकिन डबल क्रॉसओवर उसको रिवर्स कर देता है, वो पेरेंटल टाइप भी ला सकता है। तो डबल क्रॉसओवर कई बार ये कंफ्यूज करते हैं कि ये समझ नहीं आता कि उसमें डबल क्रॉसिंग ओवर हुआ कि उसमें पेरेंटल टाइप ही है, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ। इसलिए डबल क्रॉसओवर यूजुअली रेयर होते हैं क्योंकि लिंक्ड जीन्स के बीच में डिस्टेंस कम होता है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डबल क्रॉसओवर सबसे कम रहेगा। कंपैरेटिवली सिंगल क्रॉसओवर का फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा, बट डबल क्रॉसओवर भी हमें मिलते हैं जब भी हम 3 जीन्स का पॉइंट क्रॉस पढ़ेंगे। ठीक है, सो अब डबल क्रॉसओवर हम बनाएंगे कि इसमें आपके पास डबल क्रॉसिंग ओवर होता है तो क्या होगा। सो आउटर क्रोमेटिड तो हमने वैसा ही बना दिया A B एंड C। ठीक है, जो आपके पास ये था ये अब 2 पॉइंट्स पे क्रॉसिंग ओवर शो कर सकता है। तो जो बाहर वाले क्रोमेटिड्स हैं उनका तो सीक्वेंस आपने सेम रख दिया। अब यहाँ पे डबल क्रॉसिंग ओवर है, 2 जगह पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल A यहाँ सेम है, यहाँ A। अब यहाँ पे देखो कैपिटल B था और यहाँ स्मॉल b, यहाँ कैपिटल C, यहाँ स्मॉल c। इस तरह से है। जब क्रॉसिंग ओवर यहाँ होगा और यहाँ होगा तो क्या होगा, जो आपके साइड के सेगमेंट्स होते हैं वो तो सेम रहते हैं, लेकिन जो सेंटर वाला सेगमेंट है जो 2 क्रॉसिंग ओवर के बीच का होता है वो एक्सचेंज हो जाता है। अगर वो एक्सचेंज हो जाता है तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे हम वो अब लिखेंगे। तो आपके पास जो कॉम्बिनेशन आएगा, सो फर्स्ट कॉम्बिनेशन तो हम सेम लिखेंगे, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C, ये तो आपके पास सेम रहेगा। अब जो सेकंड वाला है उसमें हम क्या कह रहे हैं, जो बीच का सेगमेंट है बस वो एक्सचेंज होगा, साइड वाला सेम रहेगा। तो इसका मतलब इस क्रोमेटिड में कैपिटल A भी वैसा रहेगा, कैपिटल C भी वैसा रहेगा, सिर्फ चेंज क्या होगा, B की जगह क्या आ जाएगा, स्मॉल b। तो इसका मतलब यहाँ आपको क्या मिलेगा, कैपिटल A स्मॉल b कैपिटल C। सिमिलरली जब स्मॉल b इस तरफ चला गया तो ऑब्वियसली कैपिटल B इस तरफ आ जाएगा, तो आपके पास जो कॉम्बिनेशन आ गया वो स्मॉल a कैपिटल B एंड स्मॉल c। और लास्ट वाला तो पेरेंटल ही है, स्मॉल a स्मॉल b एंड स्मॉल c। ये आपके पास 4 कॉम्बिनेशन ये बन गए। तो डबल क्रॉसओवर पहचानना बहुत इजी है, जिसमें हमेशा जो मिडल सेगमेंट होगा सिर्फ उसी में चेंज होगा, साइड वाले जो होंगे वो सेम रहेंगे। तो इसके बेसिस पे ऑर्डर ऑफ चेंज जो है वो कंफर्म करना ज्यादा इजी हो जाता है। सिंगल क्रॉसओवर से भी आपको आइडिया मिलता है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि सेंटर में कौन सा जीन आना चाहिए। डबल क्रॉसओवर से श्योर है जो जीन में डिफरेंस आ रहा है, जो एलील में चेंज आ रहा है, चाहे मैंने किसी तरह से लिखा है, आप इसको ABC लिख रहे हो, चाहे ACB लिख रहे हो, चाहे BAC किसी भी वे में लिखा है, लेकिन अगर चेंज सेंटर वाली जीन एलील में आ रहा है तो वो श्योर करता है कि ऑर्डर ऑफ जीन्स क्या होगा। डबल क्रॉसओवर हमेशा बताता है कि सेंटर वाले मिडिल पोर्शन में चेंज आएगा। तो 3 तरह के हमें क्रॉसिंग ओवर मिल सकते हैं अगर हम 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस करेंगे। एक पेरेंटल प्रोजेनी तो आपको मिलेगी, रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी इनके बेसिस पे मिलता है, सिंगल 2 और एक डबल क्रॉसओवर। सो अगर हमें इनका डेटा गिवन होगा तो अब हम ये देखेंगे कि हम मैपिंग कैसे करते हैं।
सो सपोज हमें 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस गिवन है, हमें दो पेरेंट्स गिवन है, फीमेल और मेल की क्रॉसिंग की। तो जनरली क्वेश्चन आपको इस तरह से आता है, टेस्ट क्रॉस है तो एक तो रिसेसिव पेरेंट होगा और एक हेट्रोजाइगस हमें दिया होता है, इसका क्रॉस इसके साथ किया तो आपके पास ये डिफरेंट प्रोजेनी आया। तो ये तो क्लियर है कि अगर ये लिंकेज है, 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस से हम यही देख रहे हैं, लिंक्ड है तो क्या ऑर्डर है। तो लिंकेज है तो 50% से ज्यादा पेरेंट आपको मिलेगा और लेस देन 50% हमें रिकॉम्बिनेंट्स मिलते हैं। कपलिंग कॉन्फ़िगरेशन है उसमें ही रिजल्ट्स हम ये क्लियर कह रहे हैं, कपलिंग क्योंकि वाइल्ड टाइप एलील्स एक तरफ प्रेजेंट है, म्यूटेंट दूसरी तरफ प्रेजेंट है। अब आपके पास जो प्रोजेनी का रिजल्ट दिया होता है, हमें जो सीक्वेंस में दे रखी हैं जीन्स, हम श्योर नहीं होते कि उनका ऑर्डर यही है। इवन अगर हमें ये भी दिया है तो हमें अभी ये श्योर नहीं है कि ये ऑर्डर करेक्ट है या नहीं, हमें जीन ऑर्डर इसमें से कैलकुलेट करना है। हमें जस्ट इतना पता है 3 जीन्स इसमें प्रेजेंट है, 3 इसमें प्रेजेंट है। तो जो आपको प्रोजेनी दिया होता है उसमें बहुत ईजिली अगर कपलिंग कॉन्फ़िगरेशन है तो जिसका नंबर सबसे ज्यादा दे रखा है वो श्योर है कि क्या है, पेरेंटल, ये पेरेंटल हैं। और जो बाकी बचे आपके पास वो सारे क्या हैं, रिकॉम्बिनेंट्स। अब रिकॉम्बिनेंट्स हमने ऑलरेडी किया, हमारे पास 3 तरह के रिकॉम्बिनेंट्स आ सकते हैं। 3 तरह के रिकॉम्बिनेंट्स कौन कौन से होंगे, जिसमें हमने एक सिंगल क्रॉसओवर इवेंट किया था और एक हमने क्या लिया था, सिंगल क्रॉसओवर इवेंट 2 जीन्स के बीच में, लाइक मैं कहती हूँ एसटी और ई के बीच में होगा, और दूसरा ई और एसएस के बीच में होगा अगर ऑर्डर यही है, और तीसरा हमने लिया था डबल क्रॉसओवर्स। तो सबसे पहले हमें एक वे तो ये है कि आप क्रॉसिंग ओवर करके चेक करो कि आपके पास वो रिजल्ट्स वैसे आ रहे हैं या नहीं। जैसे अब हम देख सकते हैं जो सेकंड 2 आपको दे रखे हैं ये सारे रिकॉम्बिनेंट्स हैं, हमें पहले पहचानना है कि डबल क्रॉसओवर कौन से हैं, सिंगल क्रॉसओवर कौन से हैं। तो इतना श्योर है कि डबल क्रॉसओवर की फ्रीक्वेंसी हमेशा कम होती है। तो बहुत ईजिली सबसे पहले आप डेटा में देखो प्रोजेनी का नंबर सबसे कम कहाँ है, तो जहां सबसे कम नंबर है ये श्योर है कि ये क्या है, डबल क्रॉसओवर्स। ठीक है, अब डबल क्रॉसओवर्स तो हमें पता चल गया, सिंगल क्रॉसओवर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो आपके पास यहाँ ST पॉजिटिव वेरी कर रहा है, बाकी ESS 2 जीन्स यहाँ है, यहाँ E पॉजिटिव SS पॉजिटिव है। तो हमने पहले किया, जब कैपिटल A आ जाता था आपके पास BC स्मॉल आता था और दूसरे वाले में स्मॉल a होता था, BC कैपिटल होता था, मतलब जहां पे सिर्फ एक जीन ये डिफर कर रहा है आगे वाला सेम रह रहा है। तो यहाँ ST पॉजिटिव इस पेरेंट का है, लेकिन दूसरा किसका आ गया, जो दूसरा पेरेंट था रिसेसिव वाली आ गई। सिमिलरली यहाँ E पॉजिटिव SS पॉजिटिव एक पेरेंट का है लेकिन रिसेसिव वाला ये आ गया। तो अब मैं कह सकती हूँ कि ये 2 जो हैं वो सिंगल क्रॉसओवर इवेंट से बने हैं। फिर यहाँ आप देखो तो ST पॉजिटिव ESS पॉजिटिव। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि डबल क्रॉसओवर्स कौन से हैं। हमने ये नहीं देखना कि कौन सा मिडल जीन उसमें एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि आपको ऑर्डर कुछ भी दिया हो सकता है, हमें नहीं पता कि ये उसने करेक्ट दिया है या नहीं। अगर हम इसके बेसिस पे देखें कि यहाँ पे सिर्फ E डिफर कर रहा है, यहाँ पे E है, यहाँ E पॉजिटिव है, ST पॉजिटिव SS पॉजिटिव यहाँ है, यहाँ ST और SS है, तो हमने यही कहा था कि जो मिडल जीन होता है बस वो डिफर करता है तो डबल क्रॉसओवर होते हैं। बट इसके बेसिस पे देखा जाए तो ये डबल क्रॉसओवर मान सकते हो, बट डबल क्रॉसओवर की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा नहीं होती है। सो डबल क्रॉसओवर आपने उसको लेना है चाहे आपके पास मिडल वाला आपको नहीं पता चल रहा है। हमने सबसे पहले डबल क्रॉसओवर उसको मानना है जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है। जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है रिकॉम्बिनेंट्स की वो हमेशा सिंगल क्रॉसओवर होंगे। तो ये जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ये श्योर है कि ये सिंगल क्रॉसओवर इवेंट्स हैं। अब किसके बीच में है वो हमें पहले पता चलेगा जब हम जीन ऑर्डर डिटरमाइन करेंगे। जीन ऑर्डर डिटरमाइन करने का सबसे इजीएस्ट वे ये है कि डबल क्रॉसओवर चेक कर लिया आपने कि ये 2 डबल क्रॉसओवर हैं। अब आप ध्यान से उनका जीनोटाइप लिखिए। तो हमारे पास ST पॉजिटिव E पॉजिटिव SS एक का दे रखा है, ST E SS पॉजिटिव हम दूसरे का ले रहे हैं। हमने सेकेंड वाला क्रोमोसोम नहीं लिया क्योंकि दोनों में सेम है, रिसेसिव आपके पास प्रेजेंट है। हम जो क्रोमोसोम वेरी कर रहा है जहां पे क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशन आएगा वो ले लिया। तो अब हम ध्यान से देखें, यहाँ ST पॉजिटिव E पॉजिटिव वाइल्ड टाइप का हो गया, ये रिसेसिव का हो गया। जो डिफर कर रहा है वो क्या कर रहा है, ये यहाँ होना चाहिए था और ये वाला यहाँ होना चाहिए था, तो ये डिफर कर रहे हैं। जब हमें डबल क्रॉसओवर में पता चल जाता है कि एक डिफर कर रहा है, पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है डबल क्रॉसओवर ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूएस्ट नंबर ऑफ प्रोजेनी जो होगा। कपलिंग कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं फ्यूएस्ट नंबर जिसका होगा वो डबल क्रॉसओवर्स। आपने वो चूज कर लिया, जीनोटाइप लिखा। अब इसको करेक्ट वे में कैसे लिखना चाहिए, डबल क्रॉसओवर वो होते हैं जहां मिडिल पोर्शन में चेंज होता है। फ्रीक्वेंसी के बेस पे आपने बता दिया डबल क्रॉसओवर है। अब जीनोटाइप कैसे देखेंगे, ये करेक्ट फॉर्म में इस तरह से लिखना चाहिए। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो तो ये रिसेसिव वाला पेरेंट हो गया, ये वाइल्ड टाइप वाला पेरेंट हो गया। इसके पास SS पॉजिटिव था तो उसने इसको एक्सचेंज कर दिया और इसके पास SS था उसने उसको एक्सचेंज कर दिया, तो मिडल पोर्शन चेंज हो रहा है।
इसका मतलब जो ऑर्डर है करेक्ट जीन्स का डबल क्रॉसिंग ओवर से ऑर्डर कंफर्म हो जाता है, वो ये है STSSE। हमें चाहे जो भी दे रखा है, लेकिन ऑर्डर ऑफ जीन्स इज STSSE, ये ऑर्डर ऑफ जीन्स है। इसका मतलब ST और मिडिल पोर्शन में क्या प्रेजेंट है, SS। अब हमें क्वेश्चन में हो सकता है प्रोजेनी के बेसिस पे सिर्फ ऑर्डर निकालना हो, सिर्फ ऑर्डर निकालना है तो आप डबल क्रॉसओवर के बेसिस पे आप निकाल सकते हो, ये दिया है। या हमें दिया होता है कि इनके बीच में जो जेनेटिक डिस्टेंस है वो कितना है, तो जेनेटिक डिस्टेंस हम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे निकालते हैं। जैसे सपोज अब हमें ऑर्डर क्लियर है, तो हमें ये क्लियर है कि ST और SS के बीच में डिस्टेंस निकलेगा, SS और E के बीच में डिस्टेंस निकलेगा, और ST और E के बीच में भी आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। ST और SS के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे अगर हम, तो हमें ये देखना है कि इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर कितनी हो रही है। तो सिंगल क्रॉसओवर इवेंट्स आ जाएंगे इन दोनों के बीच में, प्लस डबल क्रॉसओवर इवेंट भी हम लेंगे, उनके बेसिस पे हम निकालते हैं कि इनके बीच में डिस्टेंस कितना है। तो फर्स्ट पहले कैलकुलेट करेंगे, अगर ये ऑर्डर है हमारे पास, फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे ST और SS के बीच में जेनेटिक डिस्टेंस कितना है। सो अगर हमें जेनेटिक डिस्टेंस निकालना है ST और SS, तो डबल क्रॉसओवर से हमने ऑर्डर तो निकाल दिया, बट आपको क्वेश्चन में उल्टा दिया है, तो सबसे पहले तो हमें उसे करेक्ट फॉर्म में लिखना है, तब आपको पता चलेगा सिंगल क्रॉसओवर जो है वो कौन से जीन्स के बीच में कौन सा आपको नंबर मिल रहा है। ठीक है, हमारे पास जो ऑर्डर है वो हमें क्या मिला है, ST, SS एंड E। ठीक है, वो हमने डबल क्रॉसओवर के बेसिस पे निकाला है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं ST और SS के बीच में। ST और SS के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए हमें बेसिकली क्या लेना है, हम लेते थे टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल प्रोजेनी। टोटल प्रोजेनी हम सबको प्लस कर देंगे, हमारे पास 755 आ जाएगा। और अब हमें रिकॉम्बिनेंट्स देखने हैं। रिकॉम्बिनेंट्स में सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं डबल क्रॉसओवर्स, क्योंकि उसमें तो दोनों जगह क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो वो तो आएगा ही आएगा। प्लस हमें लिखना है वो सिंगल क्रॉसओवर्स बिटवीन, जिस जीन के बीच में आप डिस्टेंस निकालते हो, सिंगल क्रॉसओवर बिटवीन, अभी हम निकाल रहे हैं ST और SS के बीच में। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसके लिए आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए। टोटल तो हमें पता है 755, डबल क्रॉसओवर्स भी हमें पता है 5 + 3, लेकिन सिंगल क्रॉसओवर कितने हैं वो कैसे पता चलेगा। पहले आप इसको अरेंज करो अकॉर्डिंग, हमें डेटा तो गिवन है, लेकिन हमें जीन्स को वैसे अरेंज करना है जो एक्चुअल ऑर्डर है, तभी आपको पता चलेगा किसके बीच में हो रहा है। ठीक है, अब जैसे इसको हम अगर देखें तो आपको ST पॉजिटिव, E और SS दे रखा है, पर एक्चुअल क्या है, ST SS E। तो सबसे पहले हम इसे अरेंज करेंगे, SS और E का सीक्वेंस हमें चेंज करना है। SS आना चाहिए सेंटर में और E आना चाहिए बाद में, तो इसमें कोई चेंज नहीं है क्योंकि दोनों सेम है। तो यहाँ आपने लिख लिया SS, यहाँ लिख लिया E। ठीक है, अब सिमिलरली हमें ये वाला भी चेंज करना है, तो आपके पास यहाँ SS, यहाँ E, तो यहाँ SS पॉजिटिव आएगा और यहाँ E पॉजिटिव। ठीक है, सिमिलरली हम बाकी जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं वहां भी करेंगे, यहाँ SS पॉजिटिव और यहाँ E, यहाँ SS और यहाँ E, देन यहाँ SS, E पॉजिटिव, SS, E। ठीक है, अब हमने 4 जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं उनको हमने अरेंज कर लिया जो एक्चुअल हमारे पास जीन ऑर्डर है। इसकी पेरेंटल की तो हमें जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ टोटल नंबर चाहिए होता है, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब सिंगल क्रॉसओवर्स हमने देखना है किस जीन में कौन सा है। अब अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ST पॉजिटिव यहाँ है, SSE यहाँ पे है। ठीक है, और दूसरे वाले में क्या मिल रहा है, ST यहाँ पे, SS पॉजिटिव, E पॉजिटिव, मतलब ये वाइल्ड टाइप वाला था, ये रिसेसिव पेरेंट वाला था, ये एक्सचेंज हो गया। एक्सचेंज तभी होगा जब क्रॉसिंग ओवर इसमें होगा। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए यूजुअली हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं क्रॉसिंग ओवर कहाँ हो रहा है, हम उसके बीच में स्लैश शो कर देते हैं। अगर मैंने स्लैश यहाँ शो किया, इसका मतलब मैं ये शो कर रही हूँ कि यहाँ पे जो सिंगल क्रॉस ओवर है वो किसके और किसके बीच में, ST और SS के बीच में। तभी तो ये रिसेसिव वाले पेरेंट में आपके पास वाइल्ड टाइप आ गया, वाइल्ड टाइप वाले कॉम्बिनेशन में आपके पास रिसेसिव आ गया। तो ये जो दो हैं 50, 52, हम कह सकते हैं ये दोनों सिंगल क्रॉस ओवर हैं किसके बीच में, बिटवीन ST एंड SS। तो ऑब्वियसली जो बाकी दो रह गए वो सिंगल क्रॉस ओवर किस में होंगे, ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे बिटवीन SS एंड E। अब आपको पता है नंबर, तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस निकालना है ST और SS के बीच में। सो फर्स्ट डबल क्रॉसओवर्स हमने लिख लिए, सिंगल क्रॉसओवर बिटवीन ST एंड SS हमें दे रखे हैं फर्स्ट टू 50 एंड 52, तो वो हम लिख लेंगे 50 एंड 52। फॉर्मूला में आपने डबल क्रॉसओवर्स प्लस सिंगल क्रॉसओवर्स बाय टोटल प्रोजेनी हमने लिख लिया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, आप जितना भी ये आएगा इसको इनटू 100 कर देंगे,
तो आपके पास 14.6% आ जाएगा, या आप इसको 14.6 सेंटीमॉर्गन कह सकते हो, या आप इसको 14.6 MU कह सकते हो। सो जितना उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन होगा वही डिस्टेंस होगा। रिकॉम्बिनेशन हम टोटल रिकॉम्बिनेंट्स बाय टोटल प्रोजेनी हम निकालते हैं, बट रिकॉम्बिनेंट्स जिसके बीच में डिस्टेंस निकाल रहे हैं उसी के रिकॉम्बिनेंट्स लेने हैं। अब इसी वे में हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं बिटवीन SS एंड E। अब सपोज हमें डिस्टेंस निकालना है बिटवीन SS एंड E, सेम फॉर्मूला, हमें डबल क्रॉसओवर्स लेने हैं प्लस सिंगल क्रॉसओवर्स, लेकिन कौन से लेंगे, जिन जीन्स के बीच में डिस्टेंस निकाल रहे हो, सिंगल क्रॉसओवर्स बिटवीन SS एंड E डिवाइडेड बाय टोटल प्रोजेनी। ठीक है, डबल क्रॉसओवर्स अगेन आपके पास 5 + 3 है, और आपके पास जो सिंगल क्रॉसओवर है वो क्या है 43 एंड 41। इस केस में आपके पास 43 एंड 41 आएगा। सो 43 + 41 डिवाइड बाय 755, और आप इसको इंटू 100 कर सकते हो परसेंटेज फॉर्म में। सो आपके पास 12.2% आ जाएगा, जिसको आप 12.2 सेंटीमॉर्गन या MU यूनिट हम लिख सकते हैं, MU लिख सकते हैं। तो बेसिकली इनके बीच में जो डिस्टेंस है, एक के बीच में 14.6 सेंटीमॉर्गन है और दूसरे में 12.2 है। अब अगर ST और E के बीच में पूछा है तो आप इन दोनों को प्लस भी कर सकते हो, या आप ST और E के बीच में आप रिकॉम्बिनेशन वैसे निकाल सकते हो। ठीक है, अब इस केस में आपको जब ST और E के बीच में लोगे तो यहाँ वाले भी रिकॉम्बिनेंट्स लेने, यहाँ वाले भी, तो आप सिंपली प्लस करके भी निकाल सकते हो। इस वे में हम ऑर्डर ऑफ जीन्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लस उन जो जीन्स है उनके बीच में डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ सपोज वी हैव टू कैलकुलेट जेनेटिक डिस्टेंस बिटवीन ST एंड E, जो बिल्कुल दूर प्रेजेंट है। या तो हम इन दोनों को प्लस कर लें, या तो हम खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर खुद से कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करोगे, पहले आप इसके बीच में निकाल रहे थे तो आपने इन दोनों के बीच में जो सिंगल क्रॉसओवर इवेंट्स था वो लिया, प्लस डबल क्रॉसओवर लिए। तो अब हमें कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सिंगल क्रॉसओवर इवेंट बिटवीन ST एंड SS। सबसे पहले तो हम इन दोनों के बीच में जो सिंगल क्रॉसिंग है वो लिया। देन सिंगल क्रॉसओवर इवेंट्स बिटवीन SS एंड E। फिर हमने पहले ये लिया, फिर हमने ये लिया, ये दो प्लस कर दिए। प्लस हमें क्या करना होता है, डबल क्रॉसओवर इवेंट्स। तो जब हमने सिर्फ ये दो लिए थे तो इसमें भी हमने डबल क्रॉसओवर लिया था, इसमें भी डबल क्रॉसओवर। अब हमें ये दोनों लेना है, तो देखा जाए डबल क्रॉसिंग दो बार हो रही है ना ST और E के बीच में। जब आपने ST और SS लिया था तो सिंगल क्रॉसओवर और डबल में भी एक क्रॉसिंग ओवर कंसीडर हम कर रहे थे। यहाँ पे हम ऐसे शो करते हैं, लेकिन जब मैं डबल क्रॉसिंग ओवर शो करूंगी तो आपको 2 स्लैश आप रिप्रेजेंट करते हो, मतलब 2 क्रॉसिंग ओवर हो रही है। तो इस लोकस और इस लोकस के बीच में 2 क्रॉसिंग ओवर है, तो जो डबल क्रॉस ओवर इवेंट्स होते हैं उनको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू डबल क्रॉस ओवर इवेंट्स। ठीक है, क्योंकि वो 2 बार हो रहा है, बीच में 2 पोजीशंस पे हो रहा है, इसके बीच में 2 पोजीशंस पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। ओके, सो अब हमारे पास दिस डिवाइडेड बाय टोटल प्रोजेनी। ठीक है, तो आपके पास सिंगल क्रॉसिंग ओवर इवेंट्स इसमें क्या थे, आपके पास 50 और 52 है। SS और E के बीच में आपके पास 43 + 41 है। ठीक है, और जो डबल क्रॉसओवर है तो उसमें आप पहला नंबर आपके पास 5 है, तो 2 × 5 + 2 × 3 ये आपके पास आ जाएगा, डिवाइड बाय 755। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे, वैल्यूज हम इस तरह से पुट करेंगे। दोनों के बीच में सिंगल सिंगल और दोनों के बीच में जो डबल क्रॉसिंग ओवर है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे इंटू 100 हम कर देंगे अगर हमें परसेंटेज फॉर्म में निकालना है। सो हम जब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास वो एक्चुअल डिस्टेंस आ जाएगा। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आपके पास 26.8% आ जाएगा। तो एक्चुअल में इन दो जीन्स के बीच में 26.8% ही उनके बीच में डिस्टेंस है। अब हम प्लस करें अगर इसे, तो आप 12.2 इसमें प्लस कर देते हो तो भी आपके पास यही नंबर आ जाता है। समटाइम्स जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होती है और जो प्लस करके आता है, प्लस करके समटाइम्स थोड़ी वैल्यू ज्यादा आती है, बट एक्चुअल फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हो बेस्ड ऑन द रिकॉम्बिनेंट्स। तो जस्ट एक आइडिया, हम समटाइम्स क्योंकि एडिटिव होते हैं लेकिन कई बार फ्रीक्वेंसी के नंबर में वेरिएशन आता है तो थोड़ा बहुत एरर हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे अगर आपके पास 26.8 आ रहा है और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 26 आ रहा है तो वो भी करेक्ट है, तो उस वे में आपको थोड़ा सा वेरिएशन मिल सकता है। बट इस तरह से आप 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस के बेसिस पे हम एक तो ऑर्डर ऑफ जीन्स निकाल सकते हैं, दूसरा हम सभी जीन्स के बीच में कितना डिस्टेंस है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। जो ये यूनिट्स हैं, जो डिस्टेंस है वो सेंटीमॉर्गन या मैप यूनिट की फॉर्म में हम एक्सप्रेस करेंगे।
सो इस डेटा के बेसिस पे समटाइम्स दो टर्म्स हमें और दी जाती हैं, इंटरफेरेंस एंड कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस। सबसे पहले हमें देखेंगे इंटरफेरेंस क्या है। सो यूजुअली हम ये जो प्रोजेनी देख रहे हैं तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि सिंगल क्रॉसओवर इवेंट्स भी हो रहे हैं और डबल क्रॉसओवर इवेंट्स भी हो रहे हैं, और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट है, सिंगल भी इंडिपेंडेंट हो रहा है, डबल भी इंडिपेंडेंट हो रहा है। बट यूजुअली क्या होता है कि जब एक क्रॉसिंग ओवर इवेंट एक जगह पे हो रहा होता है तो उसी जगह पे सेकेंड क्रॉसिंग ओवर इवेंट होने के चांसेस कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं कि सेम जगह पे आपको एक और क्रॉसिंग ओवर इवेंट मिले। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डबल क्रॉसओवर जितने हम एक्सपेक्ट करते हैं प्रोजेनी में, हो सकता है आपको उससे कम मिले, क्योंकि जहां एक सिंगल क्रॉसिंग ओवर इवेंट हो रहा है वो दूसरे को अलाउ करेगा या नहीं करेगा वो डिपेंड करेगा। तो आपके पास जो डबल क्रॉसओवर आपको एक्चुअल में मिल रहे हैं और जो एक्सपेक्टेड थे वो वेरी कर सकते हैं। इंटरफेरेंस हम टर्म इस चीज को देते हैं द डिग्री टू विच वन क्रॉसओवर इंटरफेयर्स विद एडिशनल क्रॉसओवर इन द सेम रीजन। मतलब वो दूसरे को अलाउ नहीं कर रहा है तो वो उसके साथ इंटरफेयर कर रहा है, जिस डिग्री के साथ वो इंटरफेयर कर रहा है, जिस डिग्री के साथ वो दूसरे को नहीं होने दे रहा है, उसको हम टर्म देंगे इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस कैलकुलेट कैसे किया जाता है, 1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस। अब हमें कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, coefficient of coincidence is equal to number of observed double crossovers by number of expected double crossovers। ठीक है, हम ये देख रहे हैं क्योंकि दोनों चीजें वेरी कर रही हैं, ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड, कितने हमें एक्चुअल में मिले और कितने एक्सपेक्टेड थे उनका जो रेशियो है वो बता रहा है कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस। जब हम ये कैलकुलेट करेंगे तो उसके बेसिस पे हम इंटरफेरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंटरफेरेंस जो है बेस्ड है कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस पे, और कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस इस कंसेप्ट पे बेस्ड है कि एक्चुअल में जो डबल क्रॉसओवर्स हमें मिल रहे हैं दे आर यूजुअली लेस देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू। सो इसका मतलब अगर हमें वैल्यू ये दिया है कि इंटरफेरेंस हमें कैलकुलेट करना है और सपोज कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस हम मानते हैं कि 0 है, इफ कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस इज 0 तो इंटरफेरेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और हम कह देंगे वैल्यू मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम वैल्यू ये है कि इसका मतलब इंटरफेरेंस जो है वो मैक्सिमम है। तो कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस 0 कब आएगा, 0 तब आएगा जब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि एक्सपेक्टेड और जो डबल क्रॉसओवर्स हैं वो है ही नहीं। एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड अगर 1 आ जाता है, दोनों बराबर आ जाते हैं, तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस 1 आ जाएगा। अगर ये वैल्यू 1 है तो इंटरफेरेंस 0, इसका मतलब इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं थी, जितने हमने एक्सपेक्ट किए थे हमें उतने ही मिले। अगर इंटरफेरेंस की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या है कि 1 माइनस 1 आपने किया है, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस क्या है 1। ये वैल्यू 1 तब आएगा जब ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो उस केस में तो इंटरफेरेंस हो गया 0। अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि अगर कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस आपको दे रखा है 0 तो इंटरफेरेंस की वैल्यू 1 मैक्सिमम आएगी। कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस 0 तभी होगा जब डबल क्रॉसओवर्स है ही नहीं, तो आपके पास 0 वैल्यू आ गया, ऑब्जर्व्ड एक्सपेक्टेड कुछ भी नहीं है, ये 0। तो इंटरफेरेंस की वैल्यू हमने ले लिया मैक्सिमम। कई बार ऐसा भी होता है कुछ केसेस में कि जो ऑब्जर्व्ड डबल क्रॉसओवर्स थे वो एक्सपेक्टेड से ज्यादा हो गए। मतलब क्रोमोसोम का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से था कि एक क्रॉसिंग ओवर ने दूसरे को फेवर किया, क्योंकि शायद वो जो क्रोमोसोम है वो इस तरह से बेंड किया कि उसने दूसरे क्रॉसिंग ओवर को भी फेवर किया। अगर वो फेवर करता है, हमने एक्सपेक्ट किए थे 10 क्रॉसओवर्स आने चाहिए थे, लेकिन वो फेवर कर रहा है और क्रॉसिंग ओवर को, तो सपोज आपके पास 12 आ गए, तो इस केस में आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस है उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी 1 से। 1 उसकी मैक्सिमम वैल्यू कब थी, जब हमने कहा ये दोनों बराबर होंगे। अगर ऑब्जर्व्ड ज्यादा हो गए तो ऑब्वियसली कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस की वैल्यू ज्यादा, अगर ये ज्यादा हो गई 1 से तो हमारे पास जो इंटरफेरेंस की वैल्यू है दैट विल बी नेगेटिव। ये बहुत कम केसेस में होता है कि इंटरफेरेंस नेगेटिव जाएगा। यूजुअली इंटरफेरेंस की 2 वैल्यूज हैं जो हम ले रहे हैं, 1 उसकी मैक्सिमम है, 1 मैक्सिमम तब जब उसने टोटली इंटरफेयर किया, तो इसका मतलब डबल क्रॉसओवर्स हुए ही नहीं। टोटली इंटरफेयर करेगा तो डबल क्रॉसओवर्स हुए ही नहीं, डबल क्रॉसओवर्स हुए ही नहीं तो कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस क्या हो गया 0, और इंटरफेरेंस क्या हो गया मैक्सिमम 1। दूसरा हम केस ले रहे हैं जब इंटरफेरेंस की वैल्यू 0, इसका मतलब वो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर रहे। तो कब इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं तो 1 माइनस आपको 1 लेना है, तभी तो 0 आएगा इंटरफेरेंस की वैल्यू। ये कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस 1 कब आएगा, जब ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड क्या है बराबर, इसका मतलब कोई इंटरफेरेंस नहीं मिला, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था हमें उतने ही डबल क्रॉसओवर्स मिले। लेकिन थर्ड एक केस हम ले रहे हैं इंटरफेरेंस का कि वो नेगेटिव भी जा सकता है, अगर कई बार इस तरह से क्रॉसिंग ओवर हो कि जो क्रॉस ओवर है वो दूसरी क्रॉसिंग ओवर का जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ा देता है या उसकी टेंडेंसी को इंक्रीज करता है।
इस तरह से अगर वो इंक्रीज करता है तो ऑब्जर्व्ड आपके पास ज्यादा आएंगे देन द एक्सपेक्टेड। अगर ऑब्जर्व्ड ज्यादा आएंगे तो ऑब्वियसली कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस की वैल्यू ज्यादा, तो आपके पास इंटरफेरेंस किस में चला जाएगा, नेगेटिव में। समटाइम्स न्यूमेरिकल्स में आपको ये वैल्यूज भी गिवन होती हैं, प्रोजेनी का डेटा गिवन होता है और उसके बेसिस पे भी हमें न्यूमेरिकल दिए होते हैं। आपको डिस्टेंस पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस कितना है, इंटरफेरेंस की वैल्यू कितनी है, और न्यूमेरिकल्स आपको गिवन होंगे। Hello students, today we are going to discuss questions linked to the linkage topic and the gene mapping methods based on linkage. So इसके basis पे जितने भी questions आए हैं previous year CSIR exam में, हम few questions study करेंगे. Question of December 2012 exam. Question is, the cross was made between pure wild type males and brown eyed curled winged females of Drosophila melanogaster. brown eyed curled wing females लिया है इसमें. देन जो इस क्रॉस के बाद हमारे पास प्रोजेनी आई F1 फीमेल्स वर टेस्ट क्रॉस, जिसका मतलब जो मेल है वो रिसेसिव पेरेंट है और F1 फीमेल जो है वो हेट्रोजाइगस है. नाउ द F2 प्रोजेनी ऑब्टेन्ड एज फॉलोज. आपको एक डेटा गिवन है जिसमें वाइल्ड टाइप का नंबर, ये प्रोजेनी का नंबर गिवन है 200 है, ब्राउन आईज कर्ल्ड विंग्स 150 हमें मिला है, and brown eyes normal wings 30, normal eyes curled wings 20. so जो brown eyed curled wings था और wild type, ये तो parental है, brown eyed curled wings and wild type, इसका मतलब ये जो दोनों हमें given है progeny, this is parental or we can say non recombinant. और जो आपके पास ये आया ये हम कह सकते हैं रिकॉम्बिनेंट है. टोटल प्रोजेनी आपके पास 400 है. नाउ द जेनेटिक डिस्टेंस बिटवीन ब्राउन आई एंड कर्ल्ड विंग, दो आपके पास एलील्स और जीन्स हैं, उनके बीच में डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है. डिस्टेंस हम, क्योंकि जीन मैपिंग हम बेस्ड ऑन लिंकेज कर रहे हैं, तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हमें इन दोनों के बीच में निकालना है. सो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे. रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी सिंपली कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, जितना रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही, क्योंकि 1% रिकॉम्बिनेशन 1% यूनिट डिस्टेंस होता है, तो जेनेटिक डिस्टेंस उतना ही होगा जितनी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी. रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, क्योंकि आपके पास दो ही लोसाई हैं इसलिए इसमें जितना भी रिकॉम्बिनेंट्स हैं वो हम कंसीडर कर लेंगे. अगर आपके पास 3 होते तो हमें देखना पड़ता हम कौन से दो जीन्स के बीच में ले रहे हैं. यहाँ आपके पास ऑलरेडी 2 ही जीन्स हैं. टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स बाय टोटल प्रोजेनी, टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स बाय टोटल प्रोजेनी, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए. सो डेटा में हमें गिवन है रिकॉम्बिनेंट्स हमारे पास कितने हैं, 30 एंड 20. सो टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स 30 + 20 divide by 400, or we can say 50 by 400. so 50 into 8 हमारे पास आ जाएगा 400. दैट मीन्स हमारे पास जो रेशियो आ गया दैट इज 1/8. अगर परसेंट फॉर्म में निकालना है तो 1/8 को 100 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12.5%. 12.5% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है. दैट मीन्स इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं डिस्टेंस यूनिट्स में. हम इसको लिख सकते हैं 12.5 MU मॉर्गन यूनिट्स, या हम इसको लिख सकते हैं 12.5 सेंटीमॉर्गन. सो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो ये सेम आंसर गिवन है ऑप्शन 1 में. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जून 2016 एग्जाम. क्वेश्चन इज, पॉपुलर इज ए डायशियस प्लांट, अ वाइल्ड टाइप प्लांट विद 3 जीन्स. हमें 3 जीन्स गिवन है. AAVBCC is crossed with a triple recessive mutant. इसके साथ क्रॉसिंग किया और आपके पास जो F1 प्रोजेनी आया दैट विल बी हेट्रोजाइगस फॉर ऑल द जीन्स. सो हमें ये मिला F1 प्रोजेनी में. देन दिस F1 मेल इज टेस्ट क्रॉस्ड, सॉरी बैक क्रॉस्ड विद ट्रिपल म्यूटेंट, मतलब इसको बैक क्रॉस किया गया विद दिस पेरेंट जिसमें ट्रिपल म्यूटेंट हम जिसे कह रहे हैं. तो क्योंकि ये सारे होमोजाइगस रिसेसिव हैं तो हम एक तरह से इसको बैक क्रॉस विद रिसेसिव पेरेंट कह सकते हैं, या आप इसको एक टेस्ट क्रॉस भी मान सकते हो क्योंकि रिसेसिव पेरेंट के साथ किया जा रहा है. सो इसको बैक क्रॉस किया गया विद रिसेसिव पेरेंट या ट्रिपल म्यूटेंट के साथ, तो हमारे पास अब क्रॉस ये बन गया. अब इससे हमारे पास जो प्रोजेनी आएगा उसे हम कहेंगे F2 प्रोजेनी है. तो F2 प्रोजेनी के लिए पेरेंट्स आपके पास ये हैं, मेल एंड फीमेल.
ओके, सो क्वेश्चन में अब क्या गिवन है कि आपके पास जो F2 प्रोजेनी आया उसके जितने भी फिनोटाइप्स थे वो आपको ये गिवन है, जीनोटाइप्स आपको गिवन है, ये हमारे पास है तो 300 आपके पास इस तरह से डेटा गिवन है। अब हमें इसके बेसिस पे ये बताना है कि डिस्टेंस इन मैप यूनिट्स ए और बी के बीच में कितना है, बी और सी के बीच में कितना है। सेम जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया जिसमें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, वहां हमारे पास क्योंकि सिर्फ 2 ही जीन्स थे वहां डबल क्रॉसओवर्स नहीं होते, लेकिन जब हम 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस करते हैं 3 जीन्स इन्वॉल्व होते हैं तो आपके पास 2 सिंगल क्रॉसओवर और 1 डबल क्रॉसओवर हमें मिलता है। तो हमें अब जो डिस्टेंस निकालना है वो ए टू बी और बी टू सी के बीच में निकालना है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में, ये तो क्लियर है फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में, कॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में आपके पास डिस्टेंस निकलेगा, तो हमें इस डेटा से आइडेंटिफाई करना है कि डबल क्रॉसओवर कौन से हैं, पेरेंटल कौन से हैं, सिंगल क्रॉसओवर कौन से हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, एक तो आपने ये क्रॉस बना के चेक कर लिया कि हमारे पास क्या क्या पेरेंटल फिनोटाइप्स हैं, जीनोटाइप्स हैं। अब हमें F2 प्रोजेनी को सॉर्ट आउट करना है। तो आपको क्वेश्चन में चाहे जैसे भी दिया है, कोई भी नंबर किसी के बाद भी दिया होगा, हम उसको अरेंज कर लेते हैं डेटा को। पहले आप पेरेंटल ले लो, देन उसमें डबल क्रॉसओवर्स अलग से लिख लो, सिंगल क्रॉसओवर्स A to B में जो है उनको एक साथ लिख लो, जो B to C के बीच में है उनको एक साथ लिख लो। जब हम इस डेटा को सिंप्लीफाइड वे में लिख लेंगे तो आपको कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा। सो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें ये जो डेटा गिवन है इसको अपनी तरह से लिखना है जिसमें हमें इजीली पता चले कौन सा पेरेंटल है, कौन सा डबल क्रॉसओवर्स एंड ऑल। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा को अरेंज करेंगे। जो नंबर है प्रोजेनी का वो उसी जीनोटाइप के आगे लिखना है। सबसे पहले आपको जीनोटाइप्स आइडेंटिफाई करने हैं। ओके, सो सबसे पहले हम ये लेते हैं, तो आपके पास जो पेरेंट थे वो हेट्रोजाइगस था और एक रिसेसिव था। ए जो 3 जीन्स के लिए हेट्रोजाइगस है, नंबर भी सबसे ज्यादा 300 और 310, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पेरेंटल हमें दिया है। इसका मतलब अगर मैं इस डेटा को फिर से अरेंज करके लिखें तो आपके पास हेट्रोजाइगस फॉर 3 हमें कितना दे रखा है 300, देन ऑल रिसेसिव म्यूटेंट, रिसेसिव म्यूटेंट का हमें दे रखा है 310। मतलब हमने इसमें से 2 प्रोजेनी को आइडेंटिफाई कर लिया है। ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे रिप्रेजेंट पेरेंटल कॉम्बिनेशन, या हम इसे कह सकते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, तो अब आपके पास ये 2 तो हो गए पेरेंटल। देन डबल क्रॉसओवर्स का आइडेंटिफाई करना सबसे इजी होता है क्योंकि उसमें जो नंबर होता है उनका सबसे कम होता है। तो 16 14 हमारे पास सबसे कम नंबर है। इसका मतलब जो 16 में आपको जीनोटाइप दे रखा है AA BB CC, देन AA BB कैपिटल C स्मॉल c। अब डबल क्रॉसओवर में जीन का ऑर्डर भी हमें क्रॉस चेक करना होता है। डबल क्रॉसओवर में हम ये मानते हैं कि जो डिफरेंस होता है वो हमेशा मिडिल जीन्स में होता है। तो अगर ध्यान से आप देखो तो ये रिसेसिव है, दिस इज ऑल्सो रिसेसिव, ये हेट्रोजाइगस है बीच में, ये हेट्रोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस, ये रिसेसिव है। तो ऑब्वियसली ये रिसेसिव यहाँ से आया, ये हेट्रोजाइगस यहाँ से गया, तो सिर्फ इस सेंटर वाले पोर्शन में डिफरेंस है। बाकी ये भी पूरा रिसेसिव है, ये पूरा हेट्रोजाइगस है। तो इसका मतलब ऑर्डर यही है हमारे पास, क्योंकि जैसे ही वो प्रेजेंट है वैसे ही मिडिल वाले में आपको डिफरेंस मिल रहा है। क्रॉसिंग ओवर होने से जो चेंज आना चाहिए वही आपको मिडिल पोर्शन का चेंज मिल रहा है। इसका मतलब जीन ऑर्डर इसका करेक्ट है, ABC ऐसा ही ऑर्डर है। और ये दोनों डबल क्रॉसओवर्स है, इनका नंबर क्या है सबसे कम। सो इनको हम लिख लेते हैं दे आर डबल क्रॉसओवर्स। सो अब हम दोनों पेरेंटल कॉम्बिनेशन को भी आइडेंटिफाई कर चुके हैं और रिकॉम्बिनेंट्स में हमने डबल क्रॉसओवर्स को भी आइडेंटिफाई कर लिया है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टास्क है, आपके पास 4 प्रोजेनी और बच रही है। इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले सिंगल क्रॉसओवर A और B के बीच में। ठीक है, सो अगर A और B के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है तो ऑब्वियसली आपके पास जो चेंज आएगा वो A वाले में चेंज आएगा, B और C आपके पास सेम रहेगा, सिर्फ A वाला चेंज आएगा। तो इस केस में ध्यान से देखो, ये दोनों हेट्रोजाइगस है, ये रिसेसिव है। ठीक है, इसका मतलब ये चेंज हुआ तो ये A और B के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ होगा, स्लैश हम यहाँ शो कर सकते हैं। अब ऐसे ही आप दूसरा चेक करो, अगर हम यहाँ देखें तो ये दोनों हेट्रोजाइगस है, इसका मतलब ये क्रॉसिंग ओवर में इन्वॉल्व नहीं था। इधर देखें तो ये दोनों रिसेसिव है, ये हेट्रोजाइगस है। ठीक है, तो ये वाला भी आपके पास इसमें इन्वॉल्व होगा, B और C के बीच में होगा। लास्ट हम देखें तो ये दोनों रिसेसिव, जैसे इसमें ये दोनों हेट्रोजाइगस वैसे इसमें ये दोनों रिसेसिव। A रिसेसिव है हेट्रोजाइगस के साथ, यहाँ A हेट्रोजाइगस है रिसेसिव के साथ, तो यहाँ हम स्लैश शो कर सकते हैं। दैट मीन्स ये और ये वाला जो प्रोजेनी है वो क्रॉसिंग ओवर क्रॉस ओवर्स हैं किसमें, A और B में। तो अब हम इसको लिख लेंगे AA
बी एंड सी, ये हम स्लैश से शो कर रहे हैं कि इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ है। नंबर आपके पास है 100, देन ए बी बी सी सी, तभी आपके पास स्लैश से पहले जो है वो डिफरेंट है, आगे का सारा सेम है, दोनों रिसेसिव हैं आगे के, ये हेट्रोजाइगस है, यहाँ ये रिसेसिव है, सारा आगे हेट्रोजाइगस है। तो इसका मतलब ये दोनों जो है वो हमें क्या बताते हैं, सिंगल क्रॉस ओवर्स हैं ये बिटवीन ए एंड बी। देन अगर आपने ये सॉर्ट आउट कर लिया कि ये दोनों हमारे पास सिंगल क्रॉसओवर है, तो ऑब्वियसली जो आपके पास नेक्स्ट लास्ट टू रह गए हैं वो सिंगल क्रॉसओवर किस में हो जाएंगे, बी एंड सी में। सो हम इसे भी फिर से रीराइट कर रहे हैं, ए बी बी, फर्स्ट टू पेयर हेट्रोजाइगस, लास्ट वाला रिसेसिव। सो इसका मतलब बी और सी में यहाँ क्रॉसिंग ओवर हुआ है, और नेक्स्ट वाले में हम लिख सकते हैं पहले दो रिसेसिव और आगे हेट्रोजाइगस, तो स्लैश आप यहाँ शो करोगे, इसका मतलब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ। सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे रिप्रेजेंट सिंगल क्रॉसओवर्स बिटवीन बी एंड सी। सो अब हमने एक जो टेबल आपको गिवन था उसको अपनी तरह से अरेंज कर लिया है, सो दैट आप इजीली कैलकुलेट अप कर सकते हो, और आपको पूरे डेटा का आइडेंटिफिकेशन हमने कर लिया है, कौन से रिकॉम्बिनेंट्स हैं, कौन से पेरेंटल हैं। सो ये फर्स्ट टू पेरेंटल हैं, एक्सेप्ट दैट ये सारे हम क्या मानेंगे, दे आर रिकॉम्बिनेंट्स। सो अब क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एंड बी एंड सी। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी चेक करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो बेसिकली हम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। रिकॉम्बिनेशन के लिए हम क्या लेते हैं, टोटल रिकॉम्बिनेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल प्रोजेनी। सो आपके पास यहाँ हमने लेना है टोटल प्रोजेनी, और यहाँ हमने लेना रिकॉम्बिनेंट्स, पर क्योंकि आपके पास 3 जीन्स है तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। इस केस में डबल क्रॉसओवर्स तो हम सारे ही लेंगे, प्लस क्योंकि ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकाल रहे हैं, इसका मतलब हम कौन से लेंगे, सिंगल क्रॉसओवर्स बिटवीन ए एंड बी, हमें ये सिलेक्ट करना है। अब डबल क्रॉसओवर्स हमारे पास क्या है, 16 एंड 14, हम उस टेबल से अपने आप निकाल सकते हैं। आपके पास डबल क्रॉसओवर्स हैं 16 + 14, और सिंगल क्रॉसओवर्स ए और बी के बीच में हमारे पास क्या गिवन है, 100 एंड 120। ठीक है, अब हमें टोटल प्रोजेनी चाहिए। टोटल इन सबको हम जितना भी आपके पास प्रोजेनी दी है इसको सारे को प्लस कर देंगे, आपके पास जो आंसर आएगा वो 1000। तो इसका मतलब यहाँ भी हमारे पास डिवाइड हम किससे करेंगे, टोटल डिवाइडेड बाय 1000। सो अब जो ऊपर है वो प्लस कर लो आप, तो हमारे पास 16 14 को प्लस करेंगे 20 30 एंड 150 250 आपके पास डिवाइड बाय 100। ठीक है, इसको डिवाइड बाय 1000 इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि हमें परसेंट फॉर्म में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालना होता है। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 25%। अगर 25% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, दैट मीन्स डिस्टेंस भी क्या है, 25 MU। सो 25 यूनिट्स आपके पास आंसर है। अब हमारे पास ऑप्शन में 2 जगह 25 दिया है, अगर हमें एक ही जगह दिया होता तो आपको दूसरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, बट हमारे पास अब ऑप्शंस क्या बन रहे हैं, या तो फर्स्ट है या तो थर्ड है। 25 तो हमें क्योंकि रिस्पेक्टिवली दिया है, इसका मतलब पहला जो है वो A to B के बीच में है। A to B हमारा भी कितना आंसर आ रहा है, 25%। अब हमें देखना है B to C के बीच में, तो सेम फॉर्मूला वैसे ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, सेम। अब हमें डिस्टेंस निकालना है बिटवीन B एंड C। डबल क्रॉसओवर्स लेंगे, सिंगल क्रॉसओवर्स लेंगे, लेकिन किस में, B में और C में। जिनका बीच में डिस्टेंस निकालना होता है उन्हीं के रिकॉम्बिनेंट्स लेते हैं, डिवाइड बाय टोटल प्रोजेनी। सो डबल क्रॉसओवर्स हमारे पास 16 एंड 14 है। अब सिंगल क्रॉसओवर्स लेना है बिटवीन बी एंड सी, वो हमने पहले से अरेंज कर लिया, क्या है 65 + 75 डिवाइड बाय टोटल प्रोजेनी मीन्स 1000। सो हम इसे प्लस करेंगे तो हमारे पास 170 आंसर आ जाएगा, डिवाइड बाय 1000 इंटू 100, तो आपके पास 17%। और हम 17% को क्या लिख सकते हैं, 17 MU। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है, जो हमें दोनों 25 मिला हमें A to B के बीच में, और 17 मिला हमें B to C के बीच में। सो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। Next question is from June 2016 exam. So question is, a 3-point test cross is carried out in Drosophila involving 3 adjacent genes X, Y and Z arranged in the same order. That means हमें question में ये तो given है कि जो order है that is X, Y, Z. The distance between X to Y is 32 point map units.
ये हमें 32.5 mu गिवन है और y to z के बीच में हमें गिवन है 20.5 mu। द कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस, हमें कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस भी गिवन है। उसकी वैल्यू है 0.886। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डबल रिकॉम्बिनेंट्स इन द प्रोजेनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टेस्ट क्रॉस। डबल रिकॉम्बिनेंट्स का मतलब है डबल क्रॉसओवर्स कितने हमें मिलते हैं ऑब्जर्व्ड, वो परसेंटेज पूछ रहा है कितने हमें मिले। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस हमें गिवन है, तो उसके फॉर्मूला में आपके पास डबल क्रॉसओवर्स आते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस क्या होता है, फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, इट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड क्रॉसओवर्स जो हमें एक्चुअल में मिले डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड क्रॉसओवर्स, डबल क्रॉसओवर्स। ठीक है, हम नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड डबल क्रॉसओवर्स, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 0.886। अब ऑब्जर्व्ड डबल क्रॉसओवर्स तो हमें निकालना है, वही तो हमसे पूछा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डबल क्रॉसओवर्स, डबल रिकॉम्बिनेंट्स। दैट मींस हमें नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड डबल क्रॉसओवर्स की वैल्यू यहाँ पुट करनी होगी, तभी हमारे पास ऑब्जर्व्ड आएंगे। अब नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड डबल क्रॉसओवर्स हम कैसे निकालते हैं, डबल क्रॉसओवर्स के लिए दिस इनटू दिस, क्योंकि इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होने की प्रोबेबिलिटी ये है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इनके बीच में ये है, तो हम प्रोबेबिलिटी रूल में क्या करते हैं, दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब हम इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये डिस्टेंस 32.5 mu का मतलब क्या है, 32.5% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी थी। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ आपको टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी नहीं दिया, क्योंकि हमें एक्चुअल में नंबर लिखना है डबल क्रॉसओवर्स का, डिस्टेंस के बेसिस पे, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे डेटा पुट नहीं कर सकते। इस रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी में हम ये देखेंगे ये कितना परसेंट था प्रोजेनी का, लेकिन क्वेश्चन में आपको प्रोजेनी गिवन नहीं है। तो एज्यूम हम करते हैं, सपोज हम 100 की बात कर रहे हैं, तो अगर 100 प्रोजेनी है और हम निकाल रहे हैं एक्सपेक्टेड डबल क्रॉसओवर्स कितने होंगे, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेड डबल क्रॉसओवर्स निकाल सकते हैं 0.325 दिस इंटू 0.205 इंटू आउट ऑफ टोटल प्रोजेनी हमने कितना ले लिया 100, मतलब इतना इंटू इतना, ये प्रोबेबिलिटी थी x और y के बीच में, ये प्रोबेबिलिटी है x, y और z के बीच में, इंटू 100 हम एज्यूम कर रहे हैं कि प्रोजेनी हमारे पास 100 है। सो एक्सपेक्टेड डबल क्रॉसओवर्स इनकी मल्टीप्लिकेशन से आ जाएगा, सपोज हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 6.6 आंसर आ जाता है। ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड, तो अब हम यहाँ से नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड डबल क्रॉसओवर्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड डबल क्रॉसओवर्स या रिकॉम्बिनेंट्स कितने आ जाएंगे हमारे पास, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, इसका मतलब 6.6 इंटू 0.886। तो अप्रॉक्सीमेटली हम इसको परसेंट फॉर्म में लिखें तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली जो एक्चुअल वैल्यू आती है वो 5.8 आती है, तो उसको राउंड ऑफ करके आप उसको अप्रॉक्सीमेटली 6% मान सकते हो। तो क्वेश्चन में हम इसको आंसर ले सकते हैं, बट क्योंकि एक्चुअल में इसमें नंबर ऑफ प्रोजेनी नहीं गिवन था, सो CSIR में इस क्वेश्चन का आंसर कोई भी अप्रोप्रिएट नहीं माना गया है। इसमें जिसने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उसको बेनिफिट ऑफ अटेम्प्टेशन मिला है। अदरवाइज अगर हम 100 एज्यूम कर लेते हैं प्रोजेनी तो उसके बेसिस पे हम निकाल सकते हैं, तो आपके पास आंसर फर्स्ट ऑप्शन आता है, बट इन CSIR नो अप्रोप्रिएट आंसर इज गिवन। Next question is from November 2020 Shift 2 exam. Question is, E. coli cells were simultaneously infected with two strains of phage lambda. One strain had a mutant host range, is temperature sensitive and known to produce clear plaques. Clear plaques जो बना था उसका जीनोटाइप HSTC है. Another strain of lambda carried the wild type alleles जिसमें H positive, ST positive, C positive ये alleles हमें given है. प्रोजेनी फेजेस वर कलेक्टेड, अब इन दोनों की क्रॉसिंग के बाद हमारे पास प्रोजेनी फेजेस जो हैं उनको कलेक्ट किया गया फ्रॉम द लाइज्ड सेल्स और उनको बैक्टीरिया में प्लेट किया गया। तो अब हमें प्रोजेनी का जो नंबर है वो ये डेटा हमें गिवन है, जिसमें आपके पास डिफरेंट जीनोटाइप दे रखे हैं और आगे प्रोजेनी का नंबर दे रखा है। सो क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ जीन्स, पहले तो हमें बताना है ऑर्डर ऑफ जीन्स एंड देन मैप डिस्टेंस बिटवीन देम। जो हम ऑर्डर बनाएंगे तो दो जीन्स के बीच में, क्योंकि 3 एलील्स इन्वॉल्व हैं 3 जीन्स, तो हमें तीनों के बीच में डिस्टेंस बताना है। तो सबसे पहले जब भी हमें
ऑर्डर बताना होता है जीन्स का, सबसे बेस्ट वे कंफर्म करने का वो क्या है, डबल क्रॉसओवर, जिसकी हेल्प से आप चेक कर सकते हो। ये तो क्लियर है कि 3 जीन्स है, लेकिन सेंटर में कौन सा आना चाहिए वो हमें एक्चुअल में देखना है। जो डेटा गिवन होता है उसमें से इस टेबल को फिर से अपने अकॉर्डिंग एक टेबल बना लिया जाए, सो दैट उसमें कंफ्यूजन कम होता है। अदरवाइज आप इसी टेबल के अकॉर्डिंग लोगे तो कई बार नंबर्स जो होते हैं वो आप गलत चूज कर लेते हो, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन गलत आ जाती है और आंसर आपका डिफरेंट आता है। तो सबसे पहले हम इसको अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे, जैसे हम स्टडी करते हैं कि पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट हम अलग अलग से बनाएंगे। सबसे पहले हमें देखना है इसमें से पेरेंटल कौन सा है, 350, 300 जो सबसे ज्यादा, और वैसे भी आप देखो तो ये हमें एक पेरेंट दिया था और एक हमें 3 HSTC ये वाला हमें दे रखा था। अब यहाँ पे आपको जो सीक्वेंस दे रखा है वो ये है, जो ऑलरेडी हमें वहां दिया है वो आपके पास उसमें ST सेंटर में है। सो अब हमें ये श्योर करना है कि एक्चुअल में जो जीन का ऑर्डर है वो ये है या हमें जो गिवन है वो है। तो अब आपके पास H पॉजिटिव, C पॉजिटिव, ST पॉजिटिव 350 हमने लिख लिया, और HCST ये हमें गिवन है, ये हमने लिख लिया 300। ये तो श्योर है कि ये वाले दोनों जो हमने ड्रॉ किए इसका मतलब रिटर्न है वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसमें इसका मतलब ये नॉन रिकॉम्बिनेंट्स है। अब हमारे पास जो आएंगे वो रिकॉम्बिनेंट्स। अब सबसे पहले हम लिखेंगे डबल क्रॉसओवर्स। डबल क्रॉसओवर्स वो होते हैं जिसमें नंबर आपको प्रोजेनी में सबसे कम मिलेगा। सबसे कम, देखो ये वाले दोनों तो हमने ले लिए पेरेंटल। अब सबसे कम नंबर एक 4 है और एक 6 है, इसका मतलब डबल क्रॉसओवर्स ये हैं। सो अगर हम इनका जीनोटाइप लिखें तो आप इस तरह से लिखोगे, ये हमें गिवन है H पॉजिटिव, C पॉजिटिव, ST, ये हमें गिवन है 4, एंड HCST पॉजिटिव ये गिवन है 6। अब डबल क्रॉसओवर्स नंबर के अकॉर्डिंग तो हमने जस्टिफाई कर लिया कि इनका नंबर सबसे कम है, ये डबल क्रॉसओवर्स हैं, लेकिन जीन सीक्वेंस डबल क्रॉसओवर्स में हमें कंफर्म करना होता है जो हमने लिखा है वो सही है, क्योंकि डबल क्रॉसओवर्स में हमने पहले भी कहा जो मिडल वाले जीन्स होते हैं, एलील्स होते हैं, सिर्फ उनमें डिफरेंस होता है, अदरवाइज बाकी दोनों साइड जो होगा वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। तो अगर यहाँ देखो आप तो H पॉजिटिव, C पॉजिटिव और ST यहाँ है HCST पॉजिटिव, H और C रिसेसिव पेरेंट से आया, H पॉजिटिव C पॉजिटिव इस पेरेंट से आया। तो चेंज जो है ये पूरा रिसेसिव का है, ये पूरा वाइल्ड टाइप का है, चेंज एक्चुअल में किस में है, ST में। इसका मतलब यहाँ ST होना चाहिए था क्योंकि सारे बाकी रिसेसिव, और ST पॉजिटिव यहाँ होना चाहिए था, इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर से इसमें चेंज आया है। अगर क्रॉसिंग ओवर से चेंज आया है तो क्रॉसिंग ओवर का चेंज हमेशा हमें मिडल में शो करना होता है। दैट मीन्स यहाँ हम ST लिखेंगे, यहाँ ST पॉजिटिव, यहाँ C पॉजिटिव, यहाँ C, क्योंकि जहां पे 4 नंबर आपको मिल रहा है वहां H पॉजिटिव था और C पॉजिटिव था और ST रिसेसिव है। H पॉजिटिव, C पॉजिटिव, ST रिसेसिव, और जहां हमें 6 मिला था वहां HCST पॉजिटिव, HCST पॉजिटिव। तो डबल क्रॉसओवर में अब हमने ये लिख दिया कि मिडल में चेंज आ रहा है, इसका मतलब यहीं से श्योर हो जाता है कि जो जीन का ऑर्डर है वो H, ST और C है। इसका मतलब आपके पास जीन का ऑर्डर H, ST, C हमारे पास कंफर्म हो जाता है, ये ऑर्डर है। सो अगर हम चाहें तो हम यहीं से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें H, ST और C का आपको ऑर्डर दे रखा है, सिर्फ यही आपको गिवन है थर्ड ऑप्शन में, जिसमें हमें H, ST और C गिवन है। बट अगेन टू क्रॉस चेक हम क्या करते हैं, इनके बीच में मैप डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, तो हम श्योर हो जाएंगे कि C सेक्शन का ये क्वेश्चन है तो हमारा करेक्ट आंसर हमने कैलकुलेट किया है। सो डबल क्रॉसओवर्स हमने लिख लिए। अब हमें क्या देखना होता है, सिंगल क्रॉसओवर्स। सिंगल क्रॉसओवर्स मींस हमने ये वाला भी कर लिया है, ठीक है। अब हमें ऑर्डर पता चल गया, यहां तक तो हमें ऑर्डर पता नहीं था, यहां हमें ऑर्डर क्लियर है। तो अब हमने जो भी आगे सिंगल क्रॉसओवर हम लिखेंगे वो हमने लिखना इसी तरह से है, H, ST, C की फॉर्म में, ठीक है। अगर H और ST के बीच में क्रॉसिंग ओवर हम पहले लेते हैं, H और ST के बीच में, फर्स्ट 2 के बीच में, तो ऑब्वियसली आपके पास ये रेस्ट सेम होगा, यहाँ भी ये सेम होगा, जो डिफरेंस आएगा वो सिर्फ H में आएगा। तो हमें ये देखना है, जैसे अब हम इस केस में देखें तो ये 2 रिसेसिव है, ये वाइल्ड टाइप है, तो ऑब्वियसली यहाँ क्रॉसिंग H और C के बीच में हुआ होगा। देन उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ H पॉजिटिव, ST पॉजिटिव है, तो ये हमने नहीं लेना। देन आपके पास H, C पॉजिटिव, ST पॉजिटिव, तो अगेन क्रॉसिंग ओवर यहाँ हुआ होगा। तो अब आपके पास जो 2 हम क्रॉसओवर्स ढूंढ रहे हैं, सिंगल क्रॉसओवर्स जो H और C के ST के बीच में है, वो ये है। क्योंकि हमने कैसे, चाहे आपके पास यहाँ C लिखा है, बट हमने इसको क्यों माना कि वो H और ST के बीच में हो रहा है, क्योंकि ये पोर्शन जो है वो सेम है, ये अलग है। H अलग होना चाहिए,
अगर H और ST के बीच में आप क्रॉसिंग ओवर देख रहे हो तो हमेशा H, क्योंकि आपने शो यहाँ करना है तो आगे सेम होना चाहिए, चाहे C पहले लिखो चाहे ST पहले लिखो, आपको चाहे ऐसे दिया है चाहे ऐसे दिया है, हमने बस ये देखना है कि ये आपका डिफर करना चाहिए। यहाँ हम ऐसे शो करेंगे। तो अब आपके पास ये हमने फर्स्ट लिख लिया H पॉजिटिव, करेक्ट ऑर्डर ST सेंटर में आएगा तो हमने इसको चेंज कर दिया, ST यहाँ लिख दिया, C आगे लिख दिया, और नंबर आपके पास कितना है 86। देन हम लिख रहे हैं आगे H रिसेसिव, क्योंकि यहाँ हमने H पॉजिटिव शो कर दिया, ये रिसेसिव, यहाँ रिसेसिव थे तो ये क्या हो जाएंगे वाइल्ड टाइप। C पॉजिटिव ST पॉजिटिव हम करेक्ट ऑर्डर में लिखेंगे, ST पॉजिटिव C पॉजिटिव, तो ये आपको कितना दे रखा है 114। सो अब हमारे पास जो लास्ट टू रह जाते हैं, ये तो हमने कवर कर लिए, ये वाला भी। जो लास्ट टू रह गए वो अंडरस्टूड है कि वो किसके बीच में क्रॉसिंग ओवर है, ST और C के बीच में। यहाँ देखो C और ST के बीच में, यहाँ हम क्रॉसिंग ओवर शो करेंगे। ठीक है, अब इसको करेक्ट करके अगर हम लिखते हैं तो ये सिंगल क्रॉस ओवर हो गया, किसमें, सिंगल क्रॉस ओवर बिटवीन H एंड ST। सिमिलरली अब हमें लिखना है सिंगल क्रॉस ओवर बिटवीन ST एंड C। तो अब आपके पास क्या रह जाता है, इसको हम करेक्ट फॉर्म में लिखते हैं H पॉजिटिव ST पॉजिटिव एंड C। पहले का सेम और C डिफर कर रहा है, इसका मतलब हम स्लैश यहाँ शो कर सकते हैं। इसका नंबर आपके पास कितना दे रखा है 90, H पॉजिटिव ST पॉजिटिव एंड C, और उसके बाद हमें क्या दिया है H ST C पॉजिटिव। ठीक है, अगेन तो ये नंबर हमारे पास कितना दिया है 50। इसका मतलब ये सिंगल क्रॉस ओवर हैं किसके बीच में, ST एंड C के बीच में। सो हमने टेबल बिल्कुल वैसे बना लिया है जैसे हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग हमें क्लियर है, जिसमें ऑर्डर भी क्लियर है और हमने उसको सॉर्ट आउट भी कर लिया है कौन से डबल क्रॉस ओवर्स हैं, कौन से सिंगल क्रॉस ओवर्स हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हम इनके बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है। मैप डिस्टेंस अगेन वैसे ही निकालेंगे, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले अगर हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं बिटवीन H एंड ST, हमारे पास सीक्वेंस क्योंकि ऑर्डर जो है वो ये है, H और ST के बीच में हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे, सबसे ऊपर हमें लेना है टोटल रिकॉम्बिनेंट्स और यहाँ लेना है टोटल प्रोजेनी। टोटल प्रोजेनी हमारे पास प्लस करके आती है 1000। रिकॉम्बिनेंट्स हम क्या लेंगे, सबसे पहले हमें लेना है डबल क्रॉस ओवर्स और उसके बाद हमें लेना है सिंगल क्रॉस ओवर्स बिटवीन H एंड ST। ठीक है, अब डबल क्रॉस ओवर्स हमारे पास क्या है 4 + 6। सिंगल क्रॉस ओवर्स बिटवीन H एंड ST हमारे पास क्या है 86 एंड 114 डिवाइड बाय 1000। ठीक है, ये आपके पास प्लस करके आ जाता है 210 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100 करेंगे परसेंट फॉर्म में निकालने के लिए, तो आपके पास आंसर आ गया 21%, या फिर हम उसे लिख सकते हैं 21 सेंटीमॉर्गन। ऑर्डर हमें ऑलरेडी क्लियर है तो ये भी हमने सही कैलकुलेट किया, H और ST के बीच में डिस्टेंस कितना है 21। सिमिलरली अगर हमें डिस्टेंस निकालना है बिटवीन ST एंड C तो अगेन सेम फॉर्मूला रहेगा, डबल क्रॉस ओवर्स लिखेंगे, वो हमारे पास आ गया 6 एंड 4। और अगर हमें सिंगल क्रॉस ओवर लेना है ST और C के बीच में, वो हमें कितना दे रखा है 90 एंड 50 डिवाइड बाय 1000। सेम वैसा ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डबल